अध्याय 741 गतिरोध। किले का दिल। ब्रोक ने अविश्वास से लाल क्रिस्टल को देखा। असंभव। तुम्हें ये कहाँ से मिला? किले का हृदय आपको पूरे किले से जोड़ सकता है, जिससे आप अविनाशी बन जाते हैं। सामान्य किले में यह चीज़ नहीं होती। लगता है आपने अपनी रक्षा के लिए बहुत मेहनत की है। उस व्यक्ति ने शांत मुस्कान के साथ क्रिस्टल से खेलते हुए कहा, यह वाकई एक अद्भुत उच्च स्तरीय जादुई वस्तु है। जादू का घेरा काफ़ी जटिल है। लोकी की मदद से भी मुझे इसे हटाने में 2 घंटे लग गए। अगर आपकी मुलाकात छोटी है तो शायद इस धोखे का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा देर तक किया जा सकता है। लोकी। ब्रोक ने दांत पीसते हुए नाम उगल दिया। लोकी ने इनक्यूबस की आंख की शक्ति से सारा सच साफ साफ कह दिया है, और वह मेरी आत्मा की बेड़ियों के कब्जे में है। चाहे जिंदगी के लिए हो या फायदे के लिए, इतने कम समय में उसका विश्वासघात करना नामुमकिन है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि समस्या इस असंभव व्यक्ति में है। क्या ये हो सकता है कि रोमन और यह रहस्यमयी अजीब शक्ति संपन्न व्यक्ति ब्लडफॉल से हों, या वे कैथरीन के हैं? ब्रोक हैरान और पागल हो गया। जब उसका दिमाग हिला तो आत्मा बंधन ने तुरंत असर दिखाया और लोकी की जीवन शक्ति पूरी तरह से खत्म कर दी। अगर तुम लोकी को मार भी दो तो भी कोई फायदा नहीं, उसका मिशन तो सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। दूसरे पक्ष ने ब्रोक की हरकतों का अंदाजा लगा लिया था। वह सहजता से मुस्कुराया। इस मीटिंग के दौरान बाहर बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसका तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन बाहर के सैनिकों को हॉल में हुई हर घटना के बारे में पता है, जिसमें तुम्हारा वह वाक्य भी शामिल है। बुरा तो बुरा ही होगा, मैं पूरी फायर ब्लेड लीजन और जर्गल किले को एक साथ दफन कर दूंगा। इस दुनिया में जादुई टेलीविजन नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या? ब्रोक घबरा गया। सारे सैनिक। हालांकि ब्रोक घबराया हुआ था, फिर भी प्रतिद्वंद्वी के पीछे से काली धुंध का एक झोंका चुपचाप निकल आया, और लक्ष्य उसके हाथ में किले का दिल था। हालात चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, जब तक मैं किले का दिल वापस पा लूंगा, कम से कम मैं अजेय तो रह ही सकता हूं। आदमी ने अचानक पीछे से पकड़ लिया, और उसकी हथेली में मानो एक खास तरह की चूषण शक्ति थी, जिसने उस अमूर्त काली धुंध को अपने हाथ में जकड़ लिया। उस काली धुंध में एक अजीब सी ठंडक थी, जिसमें भयानक विनाशकारी शक्ति समाहित थी। इससे ब्रोक, जो जल तत्व का जानकार था, सिहर उठा। जब उस व्यक्ति ने अपना हाथ अंदर खींचा तो उसका निशाना साफ तौर पर काली धुंध पर था, लेकिन ब्रोक का शरीर अनायास ही खींच गया और आगे की ओर उड़ गया। तभी उसने अपनी नाक की हड्डी टूटने की आवाज़ सुनी। दर्द के कारण उसकी अश्रुग्रंथि कुछ देर के लिए बेकाबू हो गई और खून और बलगम एक साथ बहने लगे। दर्द से अपना चेहरा ढकते हुए वह 8 कदम पीछे हट गया। मैं सचमुच तुम्हारी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने रोमन की ओर देखा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी उसकी है। इसे मुझ पर छोड़ दो, नेताजी। रोमन की नीली तलवारें भिनभिना रही थीं जब वह धीरे धीरे ब्रोक की ओर बढ़ रहा था। नेता। इस उपाधि ने ब्रोक का चेहरा नाटकीय रूप से बदल दिया। वह डरा हुआ और गुस्से से बोला, ये तुम हो? यही वो इंसान है जिसकी वजह से उस समय क्रिस्टीना के खिलाफ मेरी साजिश नाकाम हो गई थी। उसने मेरे चेहरे पर शर्म के अमिट निशान छोड़ने के लिए जहर भी इस्तेमाल किया था। बाद में साइलेंट नाइट वेटलैंड के खजाने की खोज में उसने मुझे इलूसिव शील्ड से वंचित कर दिया और डेलिया और रोमन को भी छीन लिया। वो तो मेरा दुश्मन है। ये चींटी, जो मूलतः एक उच्च दानव थी, अब एक भयानक शक्ति केंद्र में बदल गई थी, जिससे वह कांपने लगा था। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से चेन रूई था। उसका रूप एक बेतरतीब भेष था। इस समय बगल में खड़े वरोटा और स्टेनमी पहले ही दौड़कर आ चुके थे। जैसे ही चेन रूई ने अपना हाथ हिलाया, एक हल्की सी ठंड फैल गई। पलक झपकते ही पूरा हॉल ठंडा हो गया। इस तरह की ठंड सामान्य अर्थों में जमने वाली नहीं थी। शरीर की सतह पर कोई ठंडक नहीं थी, लेकिन भयानक विनाशकारी सांस आत्मा में समा गई थी। आत्मा, शक्ति और रक्त एक साथ जम गए थे, जिससे व्यक्ति अंदर से कांप रहा था और निराश हो रहा था। ब्रोक का इनक्यूबस क्षेत्र पूरी तरह जम गया और उसका असर खत्म हो गया। वरोटा और स्टेनमी की हरकतें अचानक धीमी पड़ गईं, मानो वे जमने लगे हों। कमजोर ताकत वाले दूसरे सदस्यों के शरीर तुरंत अकड़ गए और पूरी तरह से अपनी प्रतिरोधक क्षमता खो बैठे। ब्रोक का आधा शरीर एक निर्जीव इकाई बन गया था। मशीन मैन में तब्दील होने के बाद उसका शरीर विशेष हो गया था। विंटर टेरिटरी के प्रति उसकी प्रतिरोधक क्षमता आम लोगों से कहीं बेहतर थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भारी सांसों को महसूस कर सकती थी। वह जानता था कि हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए वह चिल्लाया, रुको फ्रांस और मैडिलू की जान अभी भी मेरे हाथ में है, मैं हमेशा। तो फिर जल्दी से उन्हें मार डालो। रोमन ने व्यंग्य किया और अपनी धमकी बीच में ही रोक दी। वे बुरी नज़रें हटा दी गई थीं। वे भ्रम फिर से उसके शरीर में समा गए थे, और उसकी बाईं आंख की पुतली का सुनहरा रंग और भी गहरा हो गया था। हत्या का इरादा और भी हिंसक होता जा रहा था। ब्रोक ने देखा कि दूसरे पक्ष को वास्तव में 2 महत्वपूर्ण जीवन की परवाह नहीं थी, इसलिए उसने आसानी से 2 तुरुप के पत्तों को नष्ट करने की हिम्मत नहीं की। इस समय रोमन के दोहरे ब्लेड उसकी ओर सीटी बजाते हुए प्रकाश धाराओं में बदल गए थे।
किले का दिल खो देने के बाद ब्रोक अब क्षति से अछूता नहीं रहा। अपने चेहरे पर तेज दर्द सहते हुए उसका बायां हाथ ढाल में बदल गया और उसका दाहिना हाथ एक लंबी तलवार बन गया जिसने प्रकाश धारा को रोक दिया। इस बीच वरोटा और स्टैनमी अपनी आत्माओं को क्षत विक्षत कर रही भयानक ठंड से बचने के लिए अपनी क्षेत्रीय शक्ति को सक्रिय करने में लगे हुए थे। अचानक उन्हें अपने सामने एक साया सा महसूस हुआ और साथ ही एक प्रबल शक्ति उनकी ओर बढ़ रही थी। दोनों ही लहरों में फंसे हुए प्रतीत हो रहे थे और एक अदम्य शक्ति का प्रहार एक के बाद एक हथौड़े की तरह हो रहा था। दो लहरों को रोकने के बाद वे पहले से ही दर्द और कमजोरी से जूझ रहे थे। उन्होंने मुंह से खून थूका और एक साथ बेहोश हो गए। ब्रोक और रोमन के बीच लड़ाई तेजी से तेज हो गई। रोमन की फ्लैश प्रतिभा चरम पर पहुंच गई। दूर से आध्यात्मिक अधिकारी केवल हवा में बिखरी अनगिनत नीली रोशनियां और एक धुंधली परछाई ही देख पा रहे थे। कुछ झड़पों के बाद दोनों पक्ष घायल हो गए। ब्रोक की असली ताकत दरअसल दानव अधिपति का प्रारंभिक चरण था। एक मशीनी मानव होने के नाते उसकी युद्ध शक्ति दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण से मुकाबला कर सकती थी। सामान्य परिस्थितियों में उसकी ताकत रोमन से ज्यादा थी, लेकिन अब जब विद्रोह विफल हो गया था, इनक्यूबस क्षेत्र शीतकालीन क्षेत्र द्वारा दबा दिया गया था और उसने किले का दिल भी खो दिया था। उसमें लड़ने की जरा भी हिम्मत नहीं थी। इसके विपरीत रोमन मारने पर आमादा था। उसके वार बेहद घातक थे। ब्रोक मन ही मन डर गया जब उसने देखा कि वरोटा और स्टैनमी चेनरुई द्वारा आसानी से गिरा दिए जा रहे हैं। इस ध्यान भटकने पर रोमन को एक खामी नजर आए और उसने तुरंत ब्रोक की गर्दन पर वार कर दिया। ब्रोक बच नहीं सका और उसकी लंबी तलवार रोमन के पेट में घुस गई, उसे चकमा देने के इरादे से। हालांकि रोमन की तलवार की रोशनी में चकमा देने की जरा भी प्रवृत्ति नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वह साथ मरने के लिए दृढ़ है। ब्रॉ अचंभित रह गया और सिर काटने की इस दुर्घटना से बचने के लिए पूरी ताकत से पीछे झुक गया। तलवार का वार उसके कॉलरबोन में तिरछा लगा, जिससे उसकी गर्दन लगभग कट गई। तलवार भी टेढ़ी होने के कारण रोमन की पसलियों में हड्डी तक गहरा घाव हो गया। रोमन को इसका एहसास नहीं हुआ और उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, यह मेरे लिए है। ब्रोक दर्द से चीख उठा। उसके बाएं हाथ की लंबी तलवार लाल गर्म पंजे में बदल गई और रोमन की छाती पर चढ़ गई। रोमन पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा, जिससे ब्रोक के पंजों ने उसकी छाती में खून से लथपथ छेद कर दिया। उसने तलवार घुमाई और ब्रोक का दाहिना हाथ, जिसमें तलवार थी, काट डाला। ये डेलिया के लिए है। ब्रोक की चीख एक करुण चीख में बदल गई और उसके पैर उछलते हुए राक्षसी जानवरों के पैरों के आकार में बदल गए। वह जमीन से उछल पड़ा और आखिरकार रोमन से दूर हो गया। अभी अभी जो हताशा भरी कोशिश हुई, वह पलक झपकते ही हो गई। बहुत से लोगों ने तो बस लड़ाई के बाद दोनों को अलग होते देखा। रोमन की छाती और पेट खून से सने थे, जबकि ब्रोक का दाहिना हाथ कोहनी के नीचे कटा हुआ था। ब्रोक का खून से लथपथ चेहरा भयंकर दर्द से तड़प उठा। जैसे ही उसके दिल में पागल शब्द आया, उसकी निगाहें डर गईं। उसे सबसे ज्यादा डर इसी तरह के प्रतिद्वंद्वी से था, जैसे साइलेंट नाइट वेटलैंड में जहर खाकर खुद को उड़ा लेने वाले किसी व्यक्ति ने। ये रोमन भी एक हताश पागल था। अब जबकि सामान्य स्थिति समाप्त हो चुकी है और कुछ नहीं किया जा सकता, रोमन के अलावा वह नेता भी है जो उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। जैसे ही ब्रोक ने ये सोचा, उसके बाएं हाथ से एक छोटे सूरज जैसी तेज रोशनी निकली, जिससे उसे सीधे देखना नामुमकिन हो गया। अचानक रोमन कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं देख पाया, इसलिए उसे अपने पूरे शरीर की रक्षा के लिए अपने दोहरे ब्लेड घुमाने पड़े। चेनरुई को लगा कि रोशनी से निकलने वाली सांसें अलग थीं। वह चिल्लाया, आंखें बंद की और एक मुक्का मारा। तभी किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दी। विश्लेषणात्मक आंखों में ब्रोक गायब हो गया था। रोशनी गायब होने के बाद रोमन ने आंखें खोली और पाया कि ब्रोक गायब हो गया था। चेनरुई हाथ में कुछ टूटे हुए क्रिस्टल लिए कुछ सोच रहा था। रोमन ने जल्दी से पूछा, ब्रोक कहाँ है? उसके शरीर में एक विशेष रून टेलीपोर्टेशन जादू होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि यह मशीन मैन थोड़ा दिलचस्प है, लेकिन मैंने उसे मुक्का मारा था, जिससे टेलीपोर्टेशन दूरी पर बहुत असर पड़ा। इन टूटे हुए रून क्रिस्टलों की मदद से मैं उसका सटीक पता लगा सकता हूँ। ऐसा कहकर चेनरुई ने रोमन के शरीर पर भयानक घावों को देखा। आपको मिस्टिक ज़ेड कवच पहनना चाहिए। रोमन ने फटे पुराने कपड़ों को धीरे से सहलाया। ये पहला कपड़ा है जो डेलिया ने मुझे दिया था। चेनरुई ने उसकी मनोदशा को अच्छी तरह समझा और उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी चोटें बहुत गंभीर हैं। इनका तुरंत इलाज होना चाहिए। बाकी मुझ पर छोड़ दो। रोमन ने चुपचाप सिर हिलाया और अचानक मुस्कुराया, धीरे से थपथपाओ। ये वो नक्शा है जो मैंने किले के बीचों बीच बनाया है। फ्रांस और मैदिलू कहीं कैद होने चाहिए। बाद में जाकर उन्हें बचा लेना। यहाँ बताए गए जालों से बचने के लिए सावधान रहना। इतना कहकर चेनरुई ने रोमन की ओर औषधि की एक बोतल और एक नक्शा फेंका, इससे पहले कि वह वहीं गायब हो जाता। जेरगल किले के बाहर कहीं ब्रोक की आकृति धुंधली सी आसमान में दिखाई दी।
जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसे लगा कि उसका पैर लड़खड़ा रहा है और वह गिर पड़ा। ब्रोक थका मांदा लग रहा था। उसकी नाक अंदर धंसी हुई थी, उसकी गर्दन खून से लथपथ थी, उसका दाहिना हाथ आधा ही बचा था, बायां हाथ टूटा हुआ था और बाएं पैर के घुटने के नीचे के अंग टूटे हुए थे। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा था। जैसे ही उसने आपातकालीन टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया, अचानक एक भ्रम प्रकट हुआ, ठीक उसी क्षण जब वह टेलीपोर्ट होने ही वाला था। मानो समय रुक गया, तभी एक भयानक शक्ति आई जिसने उसके बाएं हाथ की ढाल को लगभग चकनाचूर कर दिया। इस प्रहार से उसका रूपांतरित बायां पैर भी टूट गया। भ्रम के समाप्त होने के बाद टेलीपोर्टेशन पूरा हुआ और वह किसी दूसरी जगह पहुंच गया। तथ्यों ने उन्हें बताया कि यह कोई भ्रम नहीं था। ब्रोक डर गया। उस आदमी में एक अद्भुत ताकत है जो समय को रोक देती है। शुक्र है कि मौका मिलते ही मैं जल्दी भाग गया, वरना मैं उसके हाथों में पड़ जाता। ब्रोक का टूटा हुआ बायां पैर थोड़ा सा बाहर निकला। उसने मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रखा और इधर उधर देखा, लेकिन फिर से हैरान रह गया। चारों तरफ लाशें ही लाशें। वैसे यह माहौल, ये जेरगल किले के पूर्व में स्थित छोटा सा मैदान होना चाहिए। मृतकों के उपकरणों और झंडों को देखकर लगता है कि ये खूनी साम्राज्य के सैनिक ही होंगे। ऐसा लगता है कि खूनी साम्राज्य की सेना, जो एक गुप्त हमले की तैयारी कर रही थी, असफल होकर पीछे हट गई। इस पल ब्रोक को सहज ही अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसे चांदनी में दूर से एक सुंदर आकृति दिखाई दी जो उसे मन मन देख रही थी। उसकी गहरी निगाहें पानी की तरह शांत थीं। अध्याय 742 आश्चर्य। दो शासकों की प्रारंभिक मुलाकात। ब्रोक ने दूर खड़ी घूंघट वाली औरत को डर से देखा और उसकी गहरी निगाहें भी मानो उसकी आत्मा को देख रही हों। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। वह अपने मन में इस औरत की पहचान किसी और से बेहतर जानता था। यही वो औरत थी जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था और जिससे सबसे ज्यादा डरता था। जब तक ये औरत मौजूद है, मैं सिर्फ डार्क शैडो साम्राज्य का पहला सेनापति बन सकता हूँ, ईर्ष्याशाही परिवार का राजा, ब्रोक लेविथान नहीं। जब तक इस औरत को खत्म नहीं कर दिया जाता। ये स्पष्ट रूप से एक असंभव कार्य था। एक बार वह गलती से इस लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच गया था। हालांकि एक बदमाश की वजह से वह अंततः असफल हो गया। उसके बाद से उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगाने, जेरगल किले में रहने और जीवन रक्षक सावधानियों का पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ब्रोक की पहली प्रतिक्रिया भागने की थी, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने पाया कि उसके सामने पहले से ही एक व्यक्ति चुपचाप खड़ा था, एक परिचित सुनहरा कवच पहने एक लंबा बैंगनी बालों वाला आदमी। उसका चेहरा चौकोर था, भौहें गहरी थीं और पीली सुनहरी पुतलियां एक कठोर रोशनी बिखेर रही थीं, जिससे वह बिना किसी क्रोध के एक निवारक लग रहा था। असग्लोर। ब्रोक कांप उठा। उसे अचानक उन लाशों पर हुई असामान्यता का ख्याल आया और उसे तुरंत एहसास हुआ, और वह चिल्लाया, तुम सचमुच डार्क शैडो एम्पायर में चले गए हो। हम्फ। असग्लोर ने बिना कुछ बताए ठंडी सांस ली। उस समय जब उसे डार्क मून में आइसिस ने आसानी से पकड़ लिया था, तो कैथरीन ने उसे बचने का एक रास्ता बताया था। वह था डार्क शैडो साम्राज्य के लिए 100 साल तक सेवा करना। वह बील्ज़ेबूब शाही परिवार को रहने के लिए एक संपत्ति देगी और इस संपत्ति पर नियंत्रण भी 100 साल का होगा। उसके बाद असग्लोर अपनी इच्छानुसार अपने परिवार के साथ जा सकता था। अगर वह सेवा जारी रखता तो संपत्ति का नियंत्रण भी उसी के अनुसार बढ़ाया जाता। दानव लोक का शासन शक्ति संपन्नों का सम्मान करना था। जीवन के खतरे का सामना करते हुए असग्लोर के पास कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा बील्ज़ेबूब राजपरिवार को जीवित रहने और विकास के लिए खुली जगह देना एक ही तीर से दो शिकार करने के समान था। इसलिए असग्लोर और कैथरीन ने एक समानता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। पिछले 2 सालों से असग्लोर डार्क शैडो साम्राज्य में ब्लडफॉल सेनाओं का सफाया करने में कैथरीन की मदद करने के लिए अंधेरे में छिपा हुआ था। इस बार उसने कैथरीन का पीछा किया और अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए जेरगल किले पर घात लगाने आए ब्लडी साम्राज्य की एक विशिष्ट सेना को नष्ट कर दिया। वह वाकई बहुत मेहनती था। खास तौर पर बील्ज़ेबूब शाही परिवार के राक्षसी मक्खियों के परिवर्तन ने इसमें अहम भूमिका निभाई, जिसने इस सेना को बिना किसी जीवित बचे ही नष्ट कर दिया। असग्लोर दानव लोक के सर्वोच्च ऋषि की बुद्धिमत्ता और साधनों से भली भांति परिचित थी। चूंकि उसने उसे समायोजित करने और उसका उपयोग करने का साहस किया था, इसलिए उसे पूर्ण नियंत्रण का आत्मविश्वास होना चाहिए था। इस बार उसने ब्रोक की योजना को खतरे में डाल दिया और उसकी कड़ी मेहनत से जमा की गई शक्ति को एक ही बार में नष्ट कर दिया। यह एक चेतावनी के रूप में काम कर सकता था। इसलिए असग्लोर केवल अस्थायी रूप से उसकी बेकाबू महत्वाकांक्षाओं को दबा सकता था ताकि ब्रोक के नक्शे कदम पर न चले। ब्रोक का टेलीपोर्टेशन एरे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। कैथरीन तो दूर, वह असग्लोर की मौजूदगी में भी जल तत्व समय और स्थान द्वार के जरिए जादू करके बच नहीं सकता था। वह तुरंत बोल पड़ा, फ्रैंक्स और मेडिलू की जान मेरे हाथ में है।
कैथरीन मुस्कुराई, क्या तुम इतने डरे हुए हो? इस दूरी पर भी ब्रोक उसकी मुस्कुराहट में तिरस्कार महसूस कर सकता था जब उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें फ्रांस और उसकी बेटी के जीवन की परवाह नहीं है। बेशक आप दहशत में हैं। कैथरीन ने सिर हिलाया, अगर आप मुझे खुलेआम धमकी देंगे तो भी जनता और सेना की इच्छा को देखते हुए मुझे कुछ शंकाएं होंगी। लेकिन यहाँ क्या आपको लगता है कि मैं उन दो जिंदगियों की परवाह करूंगी? ब्रोक का दिल कांप उठा। हाँ, शासक निर्दयी है। अगर मैं हूं तो मैं फायदे के लिए अपने बच्चे या अपने परिवार के लोगों को भी छोड़ सकता हूं, दानव लोक के सर्वोच्च ऋषि की तो बात ही छोड़िए। तभी कैथरीन और असग्लोर की नज़रें एक साथ दूर जंगल की ओर गईं। ब्रोक ने अपना सिर घुमाया और देखा कि एक आकृति धीरे धीरे उनकी ओर आ रही है। आकृति के कदमों की एक अजीब लय थी। आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, पर मन में गूंज रही थी। ब्रोक कुछ देर सुनने के बाद अनजाने में ही उसमें रम गया। यहाँ तक कि उसकी धड़कन भी उस लय से नियंत्रित थी। उसकी आंखों में काली रोशनी चमक रही थी जब वह इनक्यूबस की आंख की ताकत से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उसके सीने में एक असहनीय दर्द था। उसके शरीर का खून लगभग पीछे की ओर बहने लगा था। उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। ब्रोक पसीने से तरबतर हो गया। उसने पहले कभी ऐसी घटना का सामना नहीं किया था। कदमों की आहट से उसकी जान ही निकल गई। उस व्यक्ति के कदम धीमे लग रहे थे, लेकिन पलक झपकते ही वह उस छोटे से मैदान में पहुंच गया। वह आदमी लंबा नहीं था और लंबे काले बालों वाला थोड़ा दुबला पतला लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे की बनावट थोड़ी धुंधली थी। ब्रोक की नज़र से भी वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था। कैथरीन और असग्लोर दोनों ही अचंभित रह गईं। कैथरीन उस व्यक्ति को घूर रही थी। अचानक, मानो उसे कुछ याद आ गया हो, घूंघट के पीछे उसकी काली आंखों के सामने एक अजीब सा भाव उभर आया। उसके पीछे पहले से ही एक हल्के भूरे रंग का लबादा था। रास्ते में पड़ी लाशों को देखते हुए उस आदमी के कदम धीमे हो गए। वह अचानक रुक गया। उसकी नज़रें असग्लोर पर टिक गईं और उसकी धीमी आवाज़ में गूंज उठा, क्या तुमने ही मेरे सैनिकों को मारा? इस वाक्य ने पहले ही उसकी स्थिति बता दी है, खूनी साम्राज्य के लोगों। हालांकि असग्लोर को इस आकृति की शक्ति का हल्का सा आभास था, फिर भी उसने अपनी ताकत और अपने बगल में खड़ी कैथरीन के बारे में सोचा। उसने तुरंत घुरघुराहट की और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे भर आए, मुझे किसी और कमांडर को मारने में कोई आपत्ति नहीं है। ब्रोक पहले से ही लगभग निराश था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अचानक कोई रहस्यमयी व्यक्ति वहां आ जाएगा। वह जल्दी से उस आकृति की ओर रेंगता हुआ बोला, जनरल, मैं खूनी साम्राज्य का नवनियुक्त दूसरा जनरल हूं। जल्दी करो, यहां से मेरे भागने का रास्ता बचाओ। सेकंड जनरल। उस आदमी ने ब्रोक की तरफ देखा और सपाट लहजे में कहा, मुझे क्यों नहीं पता था कि सेकंड जनरल को बदल दिया गया है। ये सच है। ब्रोक ने अंतरिक्ष रिंग से एक चमड़े का स्क्रॉल निकाला। ये खूनी साम्राज्य के रॉयल मैजेस्टी राइजेन द्वारा हस्ताक्षरित नियुक्ति पत्र है। उस आदमी ने हाथ हिलाया और स्क्रॉल उसके हाथ में आ गिरा। उसने गौर से देखा, क्या तुम जरगल किले के ब्रोक हो? ये नियुक्ति पत्र कहाँ से आया? ब्रोक ने तुरंत जवाब दिया, यह शाही महारानी एलियस की विश्वासपात्र एली थी, जो गुप्त रूप से जेरगल किले में आई थी और इसे मुझे व्यक्तिगत रूप से सौंप गई थी। ये बिल्कुल सच है। मैं वास्तव में महामहिम द्वारा नियुक्त साम्राज्य सेनापति हूँ। एलियस, बहुत बढ़िया। उस आदमी की आवाज़ भारी हो गई। उसने गहरी सांस ली और फिर शांत हुआ। तुम्हारे रूप रंग को देखकर लगता है कि जेरगल किले का विद्रोह नाकाम हो जाना चाहिए था। वैसे भी महामहिम की नियुक्ति का पत्र झूठा नहीं है। जल्दी से मेरे भागने का पर्दा डाल दो, मैं तुम्हें ज़रूर बदला दूंगा। ब्रोक ने यह नहीं बताया कि सामने वाली महिला कैथरीन थी, कहीं ऐसा न हो कि वह आदमी उसे छोड़कर अकेले भाग जाए। अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने हल्के से कहा, अगर ऐसा है तो आप मर सकते हैं। ब्रोक को उम्मीद नहीं थी कि उसका रक्षक ही हत्यारा बन जाएगा। वह इतना डर गया था कि भागने ही वाला था। उस आदमी ने अपने माथे पर उंगली रखी, फिर ब्रोक की तरफ देखा तक नहीं और धीरे धीरे असग्लोर की ओर चल पड़ा। क्यों? ब्रोक की कांपती आवाज़ पीछे से सुनाई दी, मुझे तो वास्तव में स्वयं महामहिम राइजेन ने नियुक्त किया था। एलियस के बारे में मुझे बताने के लिए मैं तुम्हें अंतिम उत्तर दूंगा। वह आदमी चलते हुए रुका नहीं, क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसी किसी नियुक्ति पर हस्ताक्षर किए हों। ब्रोक की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर एक अविश्वसनीय भाव उभर आया। उसकी चेतना मानो जम गई और उसका पूरा शरीर पल भर में काली राख में बदल गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसी समय कैथरीन की आवाज़ सुनाई दी, असग्लोर, अब पीछे हटो। असग्लोर ने इस दौरान अपनी सतर्कता में कोई ढील नहीं दी। उसने अपनी ताकत पहले ही जुटा ली थी और किसी भी समय हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी पहले कॉमरेड ब्रोक को मार डालेगा। तभी उसने एक चौंकाने वाला जवाब सुना। ब्रोक की तरह उसे भी अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इसी क्षण असग्लोर ने कैथरीन की चीख सुनी। उसी समय वह एक अभूतपूर्व संकट की भावना से घिर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। असग्लोर की प्रचंड चीख में संचित शक्ति प्रचंड रूप से फूट पड़ी।
वह आगे नहीं बढ़ रहा था बल्कि पीछे हट रहा था। इस क्षण उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, जो सामान्य इष्टतम स्थिति से भी थोड़ी अधिक प्रबल थी। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। असग्लोर को सीने में दर्द महसूस हुआ, मानो उसे किसी चीज से चोट लगी हो, लेकिन वह किसी तरह कैथरीन के पास वापस उड़ गया। उसने नीचे देखा तो पाया कि लगभग पौराणिक स्वर्ण कवच का सीना धंसा हुआ था, जिस पर मुट्ठी के निशान जैसा निशान दिखाई दे रहा था। उसे मन ही मन राहत मिली। तुरंत सेना को जेरगल किले की ओर वापस ले जाओ और सर्वोच्च रक्षा स्थिति में सक्रिय हो जाओ। कैथरीन की आवाज़ असग्लोर के कानों में गूंजी, जो उसके मन में थी। सेवा करना एक बात है, जीवन का बलिदान देना दूसरी बात। मैं उस आदमी का सामना नहीं करना चाहती। दानव क्षेत्र का सर्वोच्च शक्ति संपन्न रायजेन। धन रेजेन ने असग्लोर को भागने से नहीं रोका, बल्कि उसने कैथरीन पर ऐसे नजरें गड़ा दी मानो उसकी आंखों में सिर्फ वही औरत हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ हो, कैथरीन ने धीरे से आह भरी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ आऊँगा, तुमसे मिलने की तो बात ही छोड़ो, रायजेन ने हल्के से कहा। मैं तो बस कुछ खोज रहा था। अब मुझे लगभग जवाब मिल ही गया है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पर वो बहुत अधीर है। अलियस, कैथरीन ने सोचा, जेरगल किले पर घात लगाना तुम्हारी योजना नहीं, बल्कि इस महान राजकुमार का काम होना चाहिए, है ना? या तुम्हें इसके बारे में पता ही नहीं? हाँ, जब तक मुझे पता चला बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं एक कदम पीछे आया। वरना इन सैनिकों की बलि नहीं चढ़ती। रायजेन अचानक मुस्कुराया, लेकिन तुम्हें देखना वाकई एक अप्रत्याशित उपलब्धि थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो तुम उस समय लगभग मेरी उपपत्नी बन ही गई थी। हाँ, लगभग, कैथरीन ने भी हल्की मुस्कान दिखाए। डार्क शैडो एम्पायर लगभग खूनी एम्पायर द्वारा निगल लिया गया था, लेकिन अंत में मैंने समझौता नहीं किया, न ही डार्क शैडो एम्पायर ने। मुझे खुशी है कि तुमने ऐसा नहीं किया। बात बस इतनी है कि एक राजनीतिक शादी कम हुई, लेकिन एक ज्यादा सम्मानजनक प्रतिद्वंदी मिल गया। दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत तुम्हारी बुद्धि जितनी उत्कृष्ट नहीं है। रायजेन के स्वर में स्पष्ट पछतावे के साथ एक स्पष्ट हत्या का इरादा था। अध्याय 743। मुझे छोड़ दो, जल्दी से भाग जाओ। रायजेन की हत्या की मंशा को देखते हुए कैथरीन अभी भी शांत दिख रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि रायजेन ही है जिसने हर कीमत पर ताकत हासिल करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से मिडनाइट सन मर चुका है और अब तुम्हारा कोई असली दुश्मन नहीं है। मिडनाइट सन की बात करते हुए रायजेन की नज़र अचानक बदल गई। तुम गलत हो। मिडनाइट सन कभी मेरा विरोधी नहीं रहा, वो मेरा आदर्श है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर के लोगों के बीच बेजोड़ हो सकता हूँ, लेकिन वो ऊंचे स्तर वालों से भी लड़ सकता है। उसके रहते मैं बेजोड़ भी नहीं हो सकता। मैं जिंदगी भर उसके बराबर ही रहा हूँ। बदकिस्मती से अब तक मैं उसकी उस स्थिति को हासिल नहीं कर पाया हूँ। अद्वितीय। कैथरीन एक पल के लिए चुप रही। अगर मुझे राज्य मिल गया होता तो मैं शायद तुम्हारे तथाकथित अद्वितीय को चुनौती दे पाती, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी भी राज्य से एक कदम दूर हूँ। लगता है आज मैं बच नहीं पाऊंगी। जल्द या बाद में हमारी लड़ाई होगी, लेकिन समय अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ गया है। रायजेन की उदासीन निगाहें तेज होने लगी। तुम बहुत होशियार हो। तुम जानते हो कि मेरे राज्य की इच्छाशक्ति ने बहुत पहले ही पूरे मैदान पर आक्रमण कर दिया है, और अगर तुम अचानक भाग गए तो भले ही तुम्हारे पास डार्क शैडो केप हो, मैं उसे देख लूंगा। हालांकि अभी से लेकर अब तक तुम्हें कभी कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला, यहाँ तक कि जब तुमने मध्यरात्रि के सूर्य का जिक्र किया, जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के रूप में जो तुम्हारा सम्मान करता है, मैं तुम्हें केवल सम्मानजनक मृत्यु ही दे सकता हूँ। कैथरीन ने अब और बकवास नहीं की। वह समझ गई थी कि रायजेन कभी बातूनी नहीं था। उसने इतना कुछ क्यों कहा और अलियस की अंदरूनी कहानी भी क्यों बताई, इसकी वजह बेशक विरोधी का सम्मान था, और उससे भी बड़ी वजह यह थी कि उसने शुरू से ही उसे जिंदा नहीं जाने देने की योजना बनाई थी। इसे पुराने प्रतिद्वंद्वी के लिए अंतिम विदाई माना गया। चांदनी का रंग धीरे धीरे बदल गया और आसपास का दृश्य नहीं बदला, लेकिन कैथरीन और रायजेन को छोड़कर यह खून की एक परत से ढका हुआ था। कैथरीन की निगाहें पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गईं। अगर दानव अधिपति की ताकत आग की चिंगारी थी, तो इस तरह की ताकत आग का सागर थी। गुणवत्ता या मात्रा की दृष्टि से यह कहीं ज्यादा थी। उसकी वर्तमान ताकत दानव अधिपति के चरम स्तर और राज्य स्तर के बीच थी, जिसे अर्ध राज्य स्तर माना जा सकता था, लेकिन वह राज्य स्तर तक नहीं पहुंची थी, इसलिए वह निश्चित रूप से रायजेन की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। राज्य की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करना राज्य में सेंध लगाने का एक अवसर हो सकता है, लेकिन शर्त ये थी कि वह रेजेन के हाथों से बच सके, जो न केवल एक राज्य स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति था, बल्कि एक अद्वितीय राज्य स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति भी था। डार्क शैडो केप में जगह बदलने की ताकत थी, लेकिन वह रायजेन की इच्छाशक्ति से भरे राज्य से बच नहीं सकती थी। इसके विपरीत उसकी ताकत बर्बाद हो जाती और रायजेन उसका फायदा उठा लेता। इसलिए कैथरीन हमेशा बहुत शांत रही और भागने के लिए लबादे की ताकत का इस्तेमाल करने में जल्दबाजी नहीं करती थी।
शायद उसके पास बस एक ही मौका होगा, इसलिए उसे बुनाना ही होगा। कैथरीन के पास चुपचाप 4 सुनहरी कठपुतलियां प्रकट हुईं। जैसे ही उसने उस जगह पर एक रहस्यमयी निशान बनाया, उसकी उंगलियां चटक लाल हो गईं। सुनहरी कठपुतलियों पर लगे कुलदेवता उस निशान की प्रतिध्वनि करते हुए चमकने लगे। पल भर में वह निशान जलकर सुनहरे प्रकाश के अविभाज्य धागों में फैल गया, जो आपस में गुंथकर एक विशाल मकड़ी के जाले में बदल गए। इसने चारों सुनहरी कठपुतलियों को एक में जोड़ दिया। इसने रायजेन को सचमुच एक अविनाशी एहसास दिया। रायजेन ने हवा में खुलकर मुक्का मारा और सुनहरा विशाल जाल मानो किसी जोरदार झटके से टकराया हो। अनगिनत मकड़ी के रेशे टूटकर अपने आप फिर से जुड़ गए। चारों सुनहरी कठपुतलियों ने एक अजीब लय में अपने हाथ पैर हिलाए और झटका हट गया। आसपास की जमीन लगातार धंसती रही और बीच में कैथरीन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 4 रॉयल सोल्स फॉर्मेशन। क्या तुम मरते दम तक अपनी रक्षा करना चाहते हो? रायजेन ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि इस तरह की रक्षा मजबूत होती है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए ही रोक सकती है। 10 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें हमला करने का मौका दूंगा, वरना 4 रॉयल सोल्स फॉर्मेशन को अपनी समाधि बना लो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुनहरे विशाल जाल ने अचानक चारों सुनहरी कठपुतलियों को एक साथ इकट्ठा कर लिया और चारों कठपुतलियों के कुलदेवता अजीब तरह से विकृत हो गए। वे वास्तव में एक दूसरे में विलीन होने लगे। प्रकाश के मंद होने के बाद रायजेन के सामने एक बिल्कुल नई कठपुतली प्रकट हुई। ये कठपुतली चमकदार सुनहरी थी, लगभग 3 मीटर ऊंची, 4 भुजाओं वाली और प्रचंड गति से निकलती हुई। कॉम्बैट सोल फ्यूजन। रायजेन थोड़ा हिलते हुए बोला, ये सबसे बड़ा कठपुतली गुप्त कौशल होना चाहिए जो असमोडियस शाही परिवार ने खो दिया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास वास्तव में ऐसा तुरुप का पत्ता होगा, लेकिन यह अफसोस की बात है। अगर तुम राज्य तक नहीं पहुंचे तो तुम इस लड़ाई का सामना नहीं कर पाओगे। चारों कठपुतलियों के एक हो जाने के बाद उनकी आक्रमण शक्ति 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उनकी ताकत लगभग कैथरीन जितनी ही थी। आकृति टिमटिमाती हुई रायजेन की ओर दौड़ी। चारों भुजाएं दर्जनों में बदल गईं, जिनमें एक सूक्ष्म समन्वय था। उन्होंने रायजेन को वैसे ही घेर लिया जैसे पहले सुनहरे जाल ने घेरा था। रायजेन ने 4 मुक्के मारे। पहले मुक्के ने कठपुतली के आक्रमण को ध्वस्त कर दिया, दूसरे मुक्के ने कठपुतली की रक्षा को और तीसरे मुक्के ने कठपुतली की छाती पर वार किया। शुरू में ठोस कठपुतली अचानक बिखर गई और मूल 4 सुनहरी कठपुतलियों में बिखर गई, जो दानव अधिपति के चरम चरण पर थीं। वे गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं, लेकिन उन्होंने ऐसे हमला जारी रखा जैसे उन्हें दर्द या भय का बिल्कुल भी एहसास न हो। रायजेन का चौथा मुक्का आया। इस मुक्के की ताकत से सुनहरी कठपुतलियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। रायजेन ने युद्ध कठपुतलियों को हराने के बाद कैथरीन को गायब पाया। उसी समय दूर जंगल की दिशा से अंतरिक्ष में एक उतार चढ़ाव आया। रायजेन ने उपहास किया और तुरंत उस स्थिति में आ गया। एक मुक्का लगने से अंतरिक्ष जोर से हिल गया। एक चांदी की कठपुतली प्रकट हुई और पलक झपकते ही भयानक शक्ति से वह बारूद में बदल गई। बची हुई ऊर्जा के परिणामस्वरूप कई दसियों मीटर के दायरे में पेड़ उड़ती हुई राख में बदल गए और कुछ भी नहीं बचा। रायजेन ने अपनी जगह बदली और दूसरी तरफ से बहुत तेज हलचल महसूस करते हुए फिर से हमला किया, लेकिन यह व्यर्थ था, वहां कुछ भी नहीं था। अगले ही पल एक ही समय में 3 बिल्कुल विपरीत दिशाओं से अलग अलग गति से हलचलें होने लगीं। रायजेन हिलने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। जब उसने अपनी हथेलियों को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हुए हाथ फैलाए, तो दोनों लाल चांदों से एक अजीब सा खूनी धुंध निकलने लगी और मैदान पर मौजूद खून भी धुएं में बदल गया। कुछ किलोमीटर दूर तक जमीन जोर जोर से कांपने लगी और जमीन में दरारों जैसी खाइयां दिखाई देने लगीं। रेत, बजरी, मिट्टी और पेड़ गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। रायजेन ने अचानक अपने हाथ भींच लिए। बूम बूम बूम, सब कुछ फट गया और पूरी जमीन कई मीटर धंस गई। विस्फोट धीरे धीरे बुझ गया और आकाश में रक्तिम चांद अपने सामान्य बैंगनी रंग में लौट आया। मैदान पर एक जगह एक अजीब सी विकृति हुई और कैथरीन की आकृति अपनी छाती पकड़े हुए दिखाई दी। उसका घूंघट खून से लाल हो गया था। मैं समझ गया, अच्छी योजना। रायजेन कदम दर कदम कैथरीन की ओर बढ़ा और विलाप करते हुए बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी शांत हो सकती हो। तुम डार्क शैडो केप के साथ उसी जगह छिपी रही हो और तुमने पहले जो अंतरिक्षीय उतार चढ़ाव छोड़े थे वे तो बस एक चारा थे। अगर मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो तुम आसानी से भाग सकती हो। दुर्भाग्य से राज्य की ताकत क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। हालांकि तुम्हारी योजना एकदम सही है, लेकिन पूरी ताकत के सामने ये हमेशा भ्रामक ही रहती है। अगर तुम राज्य स्तर तक पहुंच जाती हो तो तुम निश्चित रूप से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी बनोगी, लेकिन दुर्भाग्य से मैं खूनी साम्राज्य का शासक हूं। तुम्हें मारने का यह अच्छा मौका छोड़ना नामुमकिन है। कैथरीन ने कुछ बार खांसी और भूंघट में रक्त लाल रंग का एक नया स्पर्श जुड़ गया। उसके काले बाल धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगे। उसकी हथेलियां काली रोशनी से जल रही थीं, उसकी निगाहें दृढ़ थीं।
वह स्पष्ट रूप से हार मानने को तैयार नहीं थी। वह अंतिम प्रहार करने के लिए पूरी ताकत झोंक देना चाहती थी। तभी अचानक रायजेन की नज़र आसमान पर पड़ी और उसे एक प्रकाश की किरण आसमान में दौड़ती हुई दिखाई दी, मानो कोई उल्कापिंड रात को चीर रहा हो। उस गति से रायजेन भी आंखें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। पलक झपकते ही रोशनी छोटे से मैदान तक पहुंच गई। चेन रुई ही मैदान में उतरा था। अभी अभी जब वह किले से निकला था तो टूटे हुए रून क्रिस्टल के आधार पर ब्रोक का पीछा कर रहा था। अचानक उसे लगा कि रून क्रिस्टल का स्रोत गायब हो गया है। न जाने क्यों उसके मन में बेचैनी की भावना उमड़ पड़ी। जब वह इधर उधर देख रहा था तो उसने अचानक दूर से एक भयानक कंपन महसूस किया। बेचैनी और भी तेज होती गई और उसने तुरंत लाइट बूम उड़ान तकनीक का इस्तेमाल किया ताकि वह तेजी से दौड़ सके। चेन रुई ने घायल कैथरीन को पहली नज़र में ही देख लिया और चोट बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। उसके दिल में एक भयंकर गुस्सा उमड़ पड़ा। उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी जिसका रूप रंग थोड़ा अस्पष्ट था, लेकिन वह कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। जाति, लालच, शाही परिवार, व्यापक शक्ति मूल्यांकन SS, शारीरिक बनावट SS, ताकत SS, आत्मा SS, गति SS, विश्लेषण डाक विशेषता, शक्ति, प्रतिभा, खतरे की डिग्री, अत्यंत खतरनाक, राज्य स्तर। चेन रुई हैरान रह गया। उसे पहले से ही उस आदमी की पहचान पता थी जो कैथरीन को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। शीर्ष पावरहाउस रायजेन। इस बार अपनी बंद ट्रेनिंग पूरी करने के बाद रायजेन बेशक राज्य स्तर पर पहुंच गया होगा, और वह सचमुच यहां तक आ गया। यह ऐसी बात है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। चेन रुई के कुछ बोलने से पहले ही कैथरीन बोल पड़ी। उसकी आवाज़ बहुत ठंडी थी। क्या तुम इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहती हो? चेन रुई एक पल के लिए अचंभित रह गया। कैथरीन की शत्रुतापूर्ण निगाहें देखकर वह तुरंत समझ गया और कुछ नहीं बोला। रायजेन को लगा कि चेन रुई की सांसें किसी सामान्य उच्च दानव की ही थीं, लेकिन अभी अभी उड़ान की शक्ति कम से कम दानव अधिपति के चरम स्तर की थी। वह वास्तव में प्रतिद्वंद्वी को समझ नहीं पाया और थोड़ा भौचक्का होकर बोला, ये कौन है? दुश्मन, कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त नहीं हो सकता। जहां तक मुझे पता है उसकी ताकत बहुत अजीब है। हो सकता है कि तुम भी उसे मार न सको। ओह, ये शब्द हल्के से उत्तेजक थे। रायजेन ने चेन रुई की ओर कई बार देखा। चेन रुई को लगा कि उसकी ब्लेड जैसी नज़र उसकी आत्मा में घुस गई है, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसका सामना किसी राज्य स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति से हुआ था। इस्योरुल की सांसें रायजेन से भी ज्यादा तेज थीं। रायजेन के अत्याचारों को खत्म करते हुए उसकी आत्मिक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। रायजेन को पहले ही अंदाजा हो गया था कि अजनबी की ताकत कमज़ोर नहीं है और कैथरीन उन दोनों के बीच लड़ाई भड़काने की कोशिश कर रही थी। उसका मकसद मौके का फ़ायदा उठाकर भाग निकलना ही होगा। इस शख्स की पहचान चाहे जो भी हो, कैथरीन से छुटकारा पाना अब उसकी पहली प्राथमिकता है। तुम्हें छुड़ाने के बाद मैं स्वाभाविक रूप से कोशिश करूंगा कि क्या मैं उसे मार सकता हूं। कैथरीन ने सफलतापूर्वक रायजेन का अधिकांश ध्यान आकर्षित किया और उसने चेन रुई को एक धुंधली नज़र से देखा। इस विदाई भरी नज़र में चेन रुई ने बहुत कुछ देखा और अचानक आह भरी। सौरमंडल के भ्रम धीरे धीरे उसके चारों ओर प्रकट हुए। स्क्रिप्ट थोड़ी गलत लगती है। स्क्रिप्ट। रायजेन ने आसपास के तारों पर नज़र डाली और चेन रुई की ओर देखा। सामान्य स्क्रिप्ट ये होनी चाहिए कि एक पक्ष प्यार से चिल्लाए, मुझे छोड़ दो, जल्दी से भाग जाओ। फिर दूसरा पक्ष भी प्यार से चिल्लाए, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुम्हें बचाना होगा। फिर दोनों प्यार से चिल्लाएं, अगर हम मरते हैं तो हम एक साथ मरेंगे। उसके बाद वे दोनों वास्तव में एक साथ मर गए और यह आंसू बहाने वाली प्रेम कहानी सुचारू रूप से समाप्त हो गई। लेकिन अब यह ऐसा क्यों हो गया है? रायजेन की आंखों में एक चिंतनशील भाव चमक उठा और चांदनी फिर से रक्त लाल हो गई। क्या तुम दोनों सचमुच दुश्मन हो? फुफकार। चेन रुई के शरीर पर एक काली, जीवन शक्ति से भरी ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। ये ज्वाला उसकी पहचान साबित करने के लिए काफ़ी थी। फिर चेन रुई मुस्कुराया और कैथरीन से कहा, मुझे छोड़ दो, जल्दी से भाग जाओ। कैथरीन की शांत आंखें कांप उठीं और उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। अध्याय 744 पलायन। कैथरीन ने चेन रुई को गहराई से देखा, मानो इस आकृति को अपने दिल में पूरी तरह उकेरना चाहती हो। जब से निर्वाण की ज्वाला अभी अभी जानबूझकर प्रकट हुई थी, वह जानती थी कि वह अपना निर्णय नहीं बदलेगा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बावजूद उसकी आंखों में भाव अटल और दृढ़ थे। ये पहली बार नहीं था जब उसने इस तरह का भाव देखा था। जब वह ब्रॉ को साइलेंट नाइट वेटलैंड में टेलीपोर्ट करने के लिए ले गया, जब उसने क्रिस्टल वैली में उसका दिल तोड़ दिया। ये वही आंखें थीं। यदि आपकी दृढ़ता सभी की रक्षा करने के लिए है, तो मेरी वर्तमान दृढ़ता केवल आपकी रक्षा करने के लिए है। दृढ़ता जो कभी नहीं बदली थी। उसके मन में अतीत के दृश्य धीरे धीरे उभर रहे थे और बाहरी दुनिया बस एक प्रकाश की कौंध थी। कैथरीन अचानक हंस पड़ी, बस एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन उसकी धुंधली काली आंखों की शांति बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी।
मुझे अभी तक उस गाने का नाम नहीं पता। इस अकथनीय वाक्य को समाप्त करने के बाद उसने पहले ही डार्क शैडो केप को सक्रिय कर दिया था और गायब हो गई थी। जैसा कि स्क्रिप्ट में लिखा था, यहाँ रहने का मतलब सिर्फ साथ मरना ही होगा। जल्दी से भागकर ही वह रायजेन को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। रायजेन इसके लिए तैयार था। चाल वही थी, मकसद था एक व्यापक हमले से डार्क शैडो केप का पता लगाना। अचानक उसकी आंखों के सामने एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ और ऐसा लग रहा था जैसे राज्य की सत्ता इस ब्लैक होल द्वारा तेजी से निगल ली जाएगी। हालांकि पूरे राज्य की तुलना में गैलेक्सी क्षेत्र और ब्लैक होल केवल एक छोटे से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। रायजेन ने दूर से एक धुंधली आकृति देखी थी। अपनी मुट्ठी पर बैंगनी चमक के साथ उसने एक मुक्का मारा। वह आकृति हल्की सी कांप उठी और एक धीमी सी आवाज निकालती हुई प्रतीत हुई। रायजेन उसका पीछा करने ही वाला था कि अचानक उसे लगा कि उसकी गति अचानक धीमी पड़ गई है। न सिर्फ उसका शरीर बल्कि उसके सोचने की गति भी अचानक धीमी पड़ गई, मानो समय धीरे धीरे थम गया हो। फिर उस क्षेत्र के भीतर एक बिंदु पर केंद्रित एक गुप्त तकनीक ने मानो एक अंतरिक्ष द्वार को बलपूर्वक फाड़ दिया हो। द्वार के स्वतः बंद होने से पहले ही वह आकृति भाग निकली थी। सही मायने में कैथरीन राज्य से भाग नहीं सकती थी। अगर वह भागने की गुप्त तकनीक भी इस्तेमाल कर लेती तो भी रायजेन तुरंत उसका पीछा कर सकता था। हालांकि इस समय केंद्र के आसपास का क्षेत्र ब्लैक होल और गैलेक्सी क्षेत्र से प्रभावित था, इसलिए उसका नियंत्रण बहुत कमजोर हो गया था। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि समय का प्रवाह बदल गया था। पलक झपकते ही समय सामान्य हो गया। राज्य में मौजूद आकृति गायब हो गई। कैथरीन ने स्पष्ट रूप से भागने का अवसर पा लिया था। रायजेन चिल्लाया और राज्य की शक्ति बढ़ गई। जैसे ही उसने अपने सामने विशाल ब्लैक होल पर मुक्का मारा, आसपास का बल क्षेत्र अचानक विकृत हो गया। एक भयंकर चीर-फाड़ हुई। शक्तिशाली भक्षण बल उत्सर्जित करने वाला ब्लैक होल केवल कुछ सेकंड तक ही टिका रहा, फिर इस प्रहार में गायब हो गया। इस मुक्के की ताकत भयानक थी। ब्लैक होल को नष्ट करने के बाद रायजेन चेनरुई की ओर दौड़ा। आने वाली मुट्ठी की शक्ति अत्यंत तेज थी और उसमें अनुरेखण क्षमता थी, जिससे चेनरुई टेलीपोर्ट नहीं कर पा रहा था। लगभग अवचेतन रूप से उसके हाथों में पानी की लहरें दिखाई दी जो मुट्ठी की शक्ति की ओर घूम रही थीं। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसने पहाड़ी जैसा दबाव महसूस किया। अगर यह एक साधारण दानव अधिपति स्तर की शक्ति होती तो वह व्यक्ति पहले ही अपनी सामान्य प्रतिक्रिया क्षमता खो चुका होता या इतने उच्च स्तरीय दबाव में गतिहीन भी हो जाता। चेनरुई को एक बार एक राज्य स्तरीय महाशक्ति का सामना करने का अनुभव था, इसलिए अब केवल गति उसे दबा नहीं सकती थी। हालांकि वह सच्ची ज्वाला के बंधनों से बंधा हुआ था और ध्रुवतारा परिवर्तन को सक्रिय नहीं कर सकता था। जहां तक वर्तमान शक्ति का प्रश्न था, वह निश्चित रूप से रायजेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। मुक्के के जोरदार प्रहार से चेनरुई का शरीर अनायास ही पीछे की ओर खिसक गया। पानी की लहरें जोर से हिलीं और वह रुकने से पहले 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। चेनरुई के चेहरे का भाव थोड़ा पीला पड़ गया था और उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। बस बाद की लहर ने उसके अंदरूनी अंगों को घायल कर दिया था। पानी का गहरा रहस्य भी लगभग ढह गया था। हालांकि रायजेन की व्यापक शक्ति का स्तर एसएस स्तर के इस्योरुल जितना अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी आक्रमण शक्ति इस्योरुल से कम नहीं थी। इसे भयानक कहा जा सकता है। दुनिया में और भी शक्तिशाली लोग थे और किंगडमाइज्ड केवल डेमी गॉड की शुरुआत थी, लेकिन शक्ति के समान स्तर पर शीर्ष पावरहाउस केवल एक झूठा नाम नहीं था। अगर दोनों एसएस स्तर के होते तो इस्योरुल निश्चित रूप से रायजेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। चेनरुई की मौजूदा ताकत के साथ राज्य स्तरीय रायजेन की तुलना में यह अंतर बहुत बड़ा था। चाहे उसका कौशल कितना भी अच्छा क्यों न हो, पूर्ण शक्ति के दबाव में वह बेकार था। यह एहसास किसी मनोरम क्षेत्र में ऊंचे तार पर चलने जैसा था। अगर वह लापरवाह होता या उसकी किस्मत खराब होती तो वह रसातल में गिर जाता। दरअसल दोनों पक्षों की मौजूदा ताकत के साथ रायजेन का हर वार चेनरुई को जीवन मरण के कगार पर ला खड़ा करता। रेजेन ने सिर्फ एक मुक्के से ही प्रतिद्वंद्वी की ताकत पहचान ली। वह ज्यादा से ज्यादा दानव अधिपति की चरम अवस्था में है। कैथरीन जितना कुशल तो नहीं, लेकिन उसके कौशल बहुत अजीब हैं। खासकर वह भयानक प्रतिभा जो समय को नियंत्रित करती प्रतीत होती है। चूंकि डार्क शैडो केप में छिपने और स्थान परिवर्तन की विशेषताएं हैं, इसलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वह कहीं दूर भाग जाए। जब तक कैथरीन मारी जाती है, डार्क शैडो साम्राज्य निश्चित रूप से अराजकता में रहेगा। रेजेन, जो एक ही बार में दानव क्षेत्र को एकीकृत करने की तैयारी कर रहा था, के लिए इससे बेहतर कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस रहस्यमय अस्मोज रॉयल परिवार के सदस्य को तुरंत मार डालो और कैथरीन को ढूंढो। जैसे ही रायजेन ने यह सोचा, उसकी राज्य शक्ति अचानक आसमान छूने लगी। उसकी आंखों के सामने बैंगनी गैस चमक उठी। चेनरुई को एक भयानक खतरे का आभास हुआ। पलक झपकते ही पूरी दुनिया में बस एक ही चीज बची, मुट्ठी। थंडर सम्राट सील।
यह मुक्का सरल था, बिना किसी दिखावटीपन या जोरदार गति के। गति तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसने एक ही बिंदु पर सभी आत्माओं को शांत कर दिया हो। इसमें एक रहस्यमय नियम था, अवश्य प्रहार करो, जिससे चेन रुई के लिए बचना असंभव था। इस प्रहार की शक्ति अभी आई बाद की लहर से कहीं ज्यादा थी। अगर चेन रुई को चोट लग जाती तो भले ही उसका शरीर विशेष क्यों न हो, वह निश्चित रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाता। यह अब ऐसी श्रेणी नहीं रही जिसका समाधान पानी के गहन रहस्य से हो सके। चेन रुई ने बिना किसी हिचकिचाहट के तारा मोड़ कौशल को सक्रिय कर दिया। अपने हाथों में हल्की तारों की रोशनी लिए वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे जबरदस्त दबाव का एहसास हुआ। चेन रुई ने अपना मन एकाग्र किया और उसके हाथ रहस्यमय प्रक्षेप पथ बनाते रहे, जिससे शक्ति दूसरी ओर मुड़ गई। इस मामूली घूंसे से आसपास की जमीन फटकर ढह गई। स्टार डायवर्जन के 10 सेकंड खत्म होने वाले थे, फिर भी इस घूंसे की ताकत में अभी भी कोई कमी नहीं दिख रही थी। चेन रुई इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसका शरीर फटकर अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। नहीं, यह अनगिनत राक्षसी मक्खियां थीं। हालांकि मुट्ठी का आवेग अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वह बिखरी हुई राक्षसी मक्खियों को नष्ट नहीं कर सका। जमीन पर एक भयानक निशान छोड़ने के बाद शक्ति अंततः समाप्त हो गई और राक्षसी मक्खियां चेन रुई की आकृति में फिर से इकट्ठा हो गईं। रायजेन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसकी थंडर सम्राट सीट से बच निकलेगा। उसकी नज़र हवा में प्रकट हुए मुखौटे पर पड़ी और वह थोड़ा भावुक हो गया। ईश्वर भक्षी मुखौटा, बेल्जेबूब शाही परिवार। चेन रुई ने अभी अभी स्टार डायवर्जन और डेमोनिक फ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन, इन दोनों स्किल्स का लगातार इस्तेमाल किया था और मुश्किल से उस भयानक भूसे से बच पाया था, इसलिए उसे अभी भी उस बात का एहसास नहीं हो पा रहा था। रायजेन की गलतफहमी सुनकर उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसकी आकृति तुरंत दूर से प्रकट हो गई थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस दिशा में भाग गया जो कैथरीन की दिशा के ठीक विपरीत थी। जब रायजेन ने असग्लोर और उन सैनिकों के जख्मों के बारे में सोचा जिनसे वह पहले मिला था, तो उसे और भी यकीन हो गया कि यह रहस्यमय व्यक्ति अस्मोस शाही परिवार से नहीं, बल्कि बेल्जेबूब शाही परिवार से है। वह किसी वस्तु का उपयोग करके निर्वाण की शक्ति को सक्रिय कर सकता है, भले ही वह उसमें विशेष रूप से पारंगत न हो, लेकिन ईश्वर भक्षी मुखौटा, जो 7 कलाकृतियों में से एक है, बिल्कुल भी नकली नहीं हो सकता। ईश्वर भक्षी मुखौटे वाला यह व्यक्ति तो बेल्जेबूब का राजा भी होना चाहिए। ये पता चला है कि बेल्जेबूब शाही परिवार ने वास्तव में कैथरीन में शरण ली थी। रायजेन के विचार बदल गए और उसने चेन रुई का पीछा नहीं किया। उसका शरीर हिल गया, कैथरीन द्वारा खोले गए राज्य के अंतराल की स्थिति में पहुंच गया और गायब हो गया। चेन रुई को एक और चेतावनी का संकेत मिल गया था। उसे बस पीछे से एक भयानक हवा का दबाव महसूस हुआ। पता चला कि हिलने से पहले ही रायजेन ने हवा में एक और वार कर दिया था। यह मुक्का साफ तौर पर सैकड़ों मीटर दूर था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके सामने था। चेन रुई के हाथ में तुरंत एक गहरे सुनहरे रंग की ढाल आ गई और वह अचानक घूम गया। बूम! चेन रुई का शरीर अचानक उछल पड़ा और उसके हाथ में पकड़ी दानव ढाल भिनभिना उठी। अशांत शक्ति के कारण वह उसे पकड़ ही नहीं पा रहा था। वह कुछ 100 मीटर तक सीधा उड़ता रहा, फिर जमीन पर गिरा और कुछ कदम लड़खड़ाता रहा, फिर मुश्किल से खड़ा हो पाया। जैसे जैसे उसका खून तेजी से बढ़ रहा था, उसके अंदरूनी अंगों की पिछली चोटें फिर से बिगड़ गईं। उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसी समय तेजी से आगे बढ़ रहा रायजेन सीने में एक अजीब सी जलन से रुक गया। उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी से बेचैनी को दबा दिया और आगे बढ़ता रहा। दंत निष्क्रिय विशेषताएं सभी क्षति को प्रतिबिंबित करें। प्रतिबिंबित होने वाली क्षति को सेट कर सकते हैं। ग्लूपोल स्टार स्तर सक्रियण संभावना 30% है, तीव्रता 30% -50% प्रतिबिंबित करें। रायजेन के गायब होने के बाद चेन रुई ने भागना जारी नहीं रखा, बल्कि वह रायजेन की दिशा में चला गया और कहीं रुक गया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि तुम अभी भी यहाँ हो। कैथरीन की आकृति धीरे धीरे उभरी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि आप डार्क शैडो केव के पार देख सकते हैं। वह स्थान वास्तव में वही था जहाँ कैथरीन को पहले राज्य की शक्ति द्वारा प्रकट होने के लिए मजबूर किया गया था। जब रायजेन का राज्य टूट गया तो चेन रुई और रायजेन दोनों अवचेतन रूप से सोचेंगे कि कैथरीन खतरे से बच निकली है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह वास्तव में वहीं रहेगी। रायजेन ने ये चाल पहले भी अपनाई थी। ये तर्कसंगत था कि इसे दोबारा नहीं दोहराया जाना चाहिए। हालांकि कैथरीन ने ठीक यही किया, इसलिए रायजेन और चेन रुई दोनों धोखा खा गए। अगर अभी अभी विश्लेषणात्मक आंखों की खोज न हुई होती तो चेन रुई सचमुच धोखा खा गया होता, इसलिए उसने रायजेन के निर्णय को भ्रमित करने के लिए निर्णायक रूप से भागने का फैसला किया। तुम्हें अभी भागने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए था। हालांकि यह एक समझदारी भरा कदम है, लेकिन ये बहुत जोखिम भरा है। कैथरीन का ये कदम वास्तव में एक बड़ा जोखिम था। एक बार जब रेजेन ने कई हमले शुरू कर दिए तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। कैथरीन ने हल्के से कहा, मैं बस अपनी जान बचाना चाहती हूँ और साथ ही
अपनी तथाकथित स्क्रिप्ट भी देखो, वह जिसमें हम साथ मरे थे। ये थोड़ा मार्मिक है ना, महामहिम महारानी? ये तो साथ साथ भागना है। कैथरीन ने हल्के से कहा, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम अपना समय भागने की झूठी बातों में लगाओ। रायज़ेन को जल्द ही पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह फिर से ढूंढने आए, हमें पूर्व दिशा में भाग जाना चाहिए। पश्चिम में डार्क शैडो साम्राज्य था और सबसे नज़दीक जेरगल किला था। दूसरी ओर पूर्व में खूनी साम्राज्य था। सबसे खतरनाक जगह, सबसे सुरक्षित जगह थी। रायज़ेन कुछ देर तक उड़ता रहा और आखिरकार उसे वह मिल गया जो पहले उसके राज्य में सेंध लगा चुका था। वह असल में एक कठपुतली थी। जैसे ही उसे पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, वह पूरी गति से मैदान की ओर भागा, लेकिन मैदान खाली था। उसे नहीं पता था कि कैथरीन कहाँ भाग गई थी। कैथरीन, तुम्हारा भागना बेकार है। रायज़ेन की राज्य शक्ति से भरी आवाज़ दूर तक फैली और पूरे मैदान में गूंज उठी। अभी अभी तुम पर मेरे थंडर एम्परर सील के 2 वार हुए हैं। अगर डार्क शैडो केप भी हो तो भी तुम 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं बच पाओगी। असग्लोड, जो सेना को जेरगल किले की ओर वापस ले जा रहा था, अचानक रुक गया और उसके चेहरे पर भय का भाव आ गया। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी छाती पर नजर डाली। सोने के कवच में मुट्ठी के निशान से एक हल्की बैंगनी चमक चमक उठी और बैंगनी रंग की अनगिनत नसें तेजी से चारों तरफ फैल गईं। धमाका हुआ, उसका पूरा शरीर उसी जगह फट गया। टीएल, मैमून रॉयल फैमिली की कलाकृति क्या है? क्या कैथरीन 3 दिन से ज्यादा जिंदा रह सकती है? क्या अब समय आ गया है? अध्याय 745, एकमात्र रास्ता। रेजेन का शरीर एक प्रकाश धारा में बदल गया और जंगल और पहाड़ों से तेजी से गुजरते हुए उसकी सारी इंद्रियां फैल गईं। हालांकि कैथरीन उसकी थंडर एम्परर सील से घायल हुई थी, फिर भी वह एक महान ऋषि थी। अगर और कुछ नहीं हुआ होता तो कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था। बस उसे उसकी लाश अपनी आंखों से देखनी ही होगी, कम से कम डार्क शैडो केप से। रेजेन चलते हुए अचानक रुक गया, उसकी काली पुतलियां चांदी की तरह चमक उठीं। उसके शरीर की रक्तवाहिकाएं फट गईं और हल्का सा गहरा चांदी जैसा रंग दिखाई देने लगा, मानो रक्त प्रवाह में कोई गड़बड़ियां आ गई हो। रायज़ेन के चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी विकृत हो गई थीं और उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, मानो उसे बहुत दर्द हो रहा हो। वह कराह उठा और उसकी बाईं मध्यमा उंगली की अंगूठी से एक हल्की काली चमक निकल आई। चांदी जैसा सफ़ेद रंग तुरंत फिर से काला हो गया, जिससे असामान्यता बलपूर्वक दब गई। अलियस, रेजेन ने दांत पीसते हुए एक शब्द कहा, अपनी बेतरतीब सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली क्योंकि उसे अपने शरीर में अजीब सी ताकत का एहसास हुआ। आखिरकार उसने खोज जारी नहीं रखी और एक रक्तरंजित इंद्रधनुष में पूरी गति से उड़ गया। रक्त इंद्रधनुष के गायब होने के काफी समय बाद एक पहाड़ी पर एक विशाल चट्टान पर 2 अस्पष्ट आकृतियां दिखाई दीं। वे चेन रूई और कैथरीन थीं। ये रायज़ेन है ना? चेन रूई ने इंद्रधनुष को देखा जो आसमान में गायब हो गया था। अजीब बात है, वह अचानक उड़ क्यों गया? क्या हुआ? इसे हल्के में मत लो, हो सकता है ये उसकी सोची समझी और खतरनाक योजना हो। इसलिए हम फिलहाल जेरगल किले में वापस नहीं जा सकते। यहाँ से पूर्व की ओर पहाड़ी इलाका है, वहाँ ज्यादा सुरक्षित है। कैथरीन ने कुछ ही वाक्य कहे थे कि उसके मुंह से खून का एक और घूंट निकल गया। घूंघट के खून के धब्बे फैल गए थे और वह लाल हो गया था। चेन रूई का दिल दहल गया जब उसने रायज़ेन की पहले की चीख में थंडर सम्राट सील के बारे में सोचा। आपकी चोट, पहले बसने के लिए कोई जगह ढूंढो। हालांकि कैथरीन पहले ही चेन रूई की उपचार औषधि पी चुकी थी, फिर भी उसकी स्थिति बहुत अवांछनीय थी। लगभग 3 घंटे बाद दोनों पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे और एक छिपी हुई गुफा ढूंढ निकाली। कैथरीन ने जादुई तंबू जैसी एक अंतरिक्ष वस्तु निकाली, जिसके अंदर एक जादुई झोपड़ी थी और वह स्वास्थ्य लाभ और उपचार के लिए उसमें प्रवेश कर गई। चेन रूई ने गुफा के बाहर गुप्त शिलालेख वाला जादुई घेरा बनाने में 1 और घंटा बिताया। जब चेन रूई जादुई झोपड़ी में लौटा तो उसने देखा कि कैथरीन बिस्तर पर बैठी थी। उसने खून से सने अपने कपड़े बदल लिए थे, लेकिन उसके चेहरे के भाव पीले पड़ गए थे और उसकी चोटें और भी ज्यादा गहरी लग रही थीं। वह थंडर सम्राट सील। कैथरीन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। डार्क शैडो केप की क्षमता अंतरिक्ष स्थानांतरण और छिपने की है, जो गॉड ईटिंग मास्क और एल्यूसिव डायमंड शील्ड के साथ अतुलनीय है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से रायज़ेन के हमलों से बच नहीं सकता है। कैथरीन, जो डार्क शैडो केप की मदद से किनारे पर छिप गई थी, ने चेन रूई को रायज़ेन के हमलों को नाकाम करते हुए देखा। जब वह क्रिस्टल वैली में थी तो उसे पता था कि चेन रूई के हाथों में गॉड ईटिंग मास्क है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास इल्यूसिव डायमंड शील्ड, दानव शील्ड भी है। 7 कलाकृतियों का उपयोग केवल वंश के अनुरूप राजपरिवार द्वारा ही किया जा सकता है। ये दानव क्षेत्र द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य ज्ञान है। अब जब यह मानव पुरुष दोनों राजपरिवारों की कलाकृतियों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है तो यह अविश्वसनीय है। इस समय क्या तुम अभी भी इन चीज़ों को लेकर परेशान हो?
चेन रूई ने कसकर भौहें चढ़ाईं, पहले अपनी चोट ठीक करो और हम बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। आपकी युद्ध शक्ति अद्भुत है। आपने वास्तव में दानव अधिपति की शक्ति से राज्य के महाशक्ति के आक्रमण को रोक दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब आप और मैं राजधानी में लड़ रहे थे तब आपने बहुत कुछ बचाकर रखा होगा। मैं ज़रूरी नहीं कि आपका प्रतिद्वंद्वी हूँ। क्या उस थंडर एम्परर सीट से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? कैथरीन मन ही मन बुदबुदाती रही, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि एक इंसान अपनी सारी क्षमताओं को एक शरीर में कैसे समेट लेता है। कुछ ही सालों में तुम्हारी ताकत उच्च दानव से दानव अधिपति के चरम स्तर पर पहुंच गई है। तुम्हारे पास एक भव्य गुरु स्तरीय औषधि तकनीक है और साथ ही एक त्रिविशिष्ट यांत्रिक गुरु भी, साथ ही अकल्पनीय सोच और प्रेरणा, नई सैन्य प्रणाली, नगर नियोजन, जादुई मिट्टी, जादुई टेलीविजन, सुगंधित बाजरे की शराब, युद्धक गोला। तथाकथित शीर्ष प्रतिभाशाली टेरिस भी तुम्हारे सामने औसत से भी कमतर मानी जाती है। मैं आपकी चोट के बारे में पूछ रहा हूँ। इतनी सारी अभूतपूर्व नई चीज़ें कई क्षेत्रों को कवर करती हैं। अद्भुत प्रतिभा वाले लोगों के लिए भी जीवन भर में कुछ रचनाएं करना मुश्किल होगा, लेकिन आपको तो ये सब हवा की तरह लगा। मुझे आश्चर्य है कि आपके मन में कितना अज्ञात ज्ञान और चीज़ें हैं। मुझे इससे भी ज़्यादा आश्चर्य इस बात का है कि ये चीज़ें मानव जगत में भी कभी अस्तित्व में नहीं रहीं। आप कहाँ से आए हैं? क्या ये किसी खास देवता का पुनर्जन्म हो सकता है? आप? कैथरीन। चेन रूई ने ज़्यादा परवाह नहीं की और उसके कंधे पकड़ते हुए ज़ोर से पूछा, तुम्हें कैसे ठीक किया जाए? कैथरीन की आवाज़ अचानक रुक गई। उसकी आंखें धीरे धीरे स्थिर हुईं, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ग्रैंड मास्टर स्तर पुनरुत्थान औषधि। ये बेकार है, एक बार पंच इफेक्ट चालू हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगा। रायजेन घमंडी नहीं है। डार्क शैडो केप की मदद से भी मैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता। चेन रूई सिहर उठा और धीरे से उसे गले लगा लिया। कैथरीन ने विरोध नहीं किया और उसे कसकर गले लगाने दिया। चाहे वह महारानी हो, कुलीन महिला हो या अन्य पहचान हो, ये सब उसकी अपनी थी और यह पुरुष उसके दिल में था। इस समय उसे किसी मास्क की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके जीवन में केवल 3 दिन से भी कम समय बचा था। निस्संदेह यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरा आलिंगन था। कैथरीन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। चेन रूई ने एक से अधिक बार महारानी को गले लगाने का सपना देखा था, लेकिन अब वह चाहता था कि यह इच्छा पूरी न हो। मेरे मरने के बाद अगर तुम सचमुच चली गई हो तो मुझे डार्क शैडो एम्पायर से कोई वास्ता नहीं है। चेन रूई ने उसके मन की बात समझ ली और अपना सिर हिलाया। मैं न सिर्फ डार्क शैडो केप छीन लूंगा, बल्कि मैं अपना पूरा जीवन रायजेन और खूनी एम्पायर को दफनाने में लगा दूंगा। साथ ही डार्क शैडो एम्पायर को तुम्हारी दफनाने वाली चीज़ के तौर पर। तुम्हें मुझे जीने के लिए मजबूर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद मरना नहीं चाहती। कैथरीन ने आंखें खोलीं और आह भरी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चाहने से नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद की एक किरण भी दिखे तो आप हार नहीं मान सकते। चेन रूई ने दृढ़ता से कहा, अभी अभी कहे गए ये शब्द कोई मजाक नहीं है। मैं जो कहूँगा ज़रूर करूँगा। कैथरीन एक पल के लिए चुप हो गई। क्या पिछली बार साइलेंट नाइट वेटलैंड में पाए गए जियुतियान जुवान आभा फल जैसा कोई फल है? इसका नाम आभा फल है। मैंने उस समय तुमसे झूठ बोला था। चेन रूई के हाथ में एक लाल आभा फल दिखाई दिया। वह गोल और रत्न जैसा साफ था। तुमने एक से ज़्यादा बार झूठ बोला है। कैथरीन के पीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या कभी किसी औरत ने कहा है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो? ओह नहीं, चेन रूई ने दोषी विवेक के साथ उत्तर दिया और उसने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और आश्चर्य से कहा, क्या आप आभा फल इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आप? हाँ। कैथरीन ने अपनी आंखों में दृढ़ता के संकेत के साथ अपने हाथ में आभा फल को धीरे से सहलाया। अगर मैं थंडर सम्राट सीट से छुटकारा पाना चाहती हूँ तो यही एकमात्र तरीका है। एस्मोस शाही परिवार की सबसे मजबूत रक्त प्रतिभा निर्वाण। निर्वाण असमोडियस राजपरिवार की सबसे आसानी से जागृत होने वाली प्रतिभा थी। मूल निर्वाण असमोडियस राजपरिवार की आत्मिक शक्ति को और भी प्रबल बना सकता था और रूप भी युवा और सुंदर हो जाता था। निर्वाण सबसे शक्तिशाली वंशानुक्रम प्रतिभा भी थी। पहले निर्वाण को छोड़कर हर बाद के निर्वाण से न केवल शक्ति में वृद्धि होती थी, बल्कि शारीरिक बनावट और प्रतिभा में गुणात्मक परिवर्तन भी होता था। इसका मतलब यह नहीं था कि केवल निर्वाण ही शक्ति में सुधार कर सकता था, बल्कि निर्वाण अपनी नींव में गुणात्मक छलांग लगा सकता था। उसी स्तर पर उच्च निर्वाण का गुण निश्चित रूप से निम्न निर्वाण से अधिक था। निर्वाण का स्तर जितना ऊंचा होता, प्रशिक्षण की अड़चनों को पार करना उतना ही आसान होता। हालांकि हर निर्वाण के साथ खतरा और असफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती। एक बार असफल होने पर निर्वाण की ज्वाला उसे राख में बदल देती। कैथरीन ने पिछली बार साइलेंट नाइट वेटलैंड में चौथा निर्वाण पूरा किया था और इस बार यह 5वां निर्वाण था। अगर निर्वाण सफल होता तो थंडर एम्परर सील की अशुद्धता स्वाभाविक रूप से परिष्कृत हो जाती।
कैथरीन की अपनी शक्ति में भी एक बड़ी छलांग लगती, लेकिन ऐसी सफलता की संभावना लगभग शून्य थी, क्योंकि अस्मोस के पूर्वज के अलावा इतिहास में अस्मोस राजपरिवार का केवल एक ही सदस्य पांचवां निर्वाण प्राप्त कर पाया था। वह उस समय विश्व का सर्वोच्च महाशक्तिशाली था। एक युद्ध में उसने समान स्तर के 10 दानव अधिपतियों को मार गिराया और फिर अदृश्य हो गया। उसके अलावा अस्मोस राजपरिवार का कोई भी सदस्य पांचवां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सका। असाधारण योग्यता वाले अनगिनत प्रतिभाशाली लोग बिना किसी अपवाद के पांचवां निर्वाण प्राप्त करने का प्रयास करते हुए असफल हुए और मारे गए। इस कारण अस्मोस राजपरिवार की सबसे शक्तिशाली वंशावली प्रतिभा धीरे धीरे सबसे कमजोर होती गई और उसकी जगह युद्ध कठपुतली ने ले ली। यह आभाफल उस गुणवत्ता से कहीं बेहतर है जो आपने मुझे पिछली बार साइलेंट नाइट वेटलैंड में दी थी। इससे सफलता दर फिर से बढ़नी चाहिए। इस बार मुझे लगभग 100 की ज़रूरत है। क्या आपके पास इतने हैं? मात्रा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? आभा फलों का भंडार काफ़ी बड़ा था, लेकिन वे सभी प्राचीन कीमिया सभ्यता के महल के लिए ज़रूरी ऊर्जा में बदल गए, लेकिन बाद में आकाशगंगा के बगीचे में नए फल पैदा हो गए। 100 तो दूर, वह बिना किसी दबाव के 1000 भी दे सकता था। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कैथरीन धीरे से चेनरुई के आलिंगन से उठ बैठी। मुझे एक बार शर्त लगानी होगी, अपनी जिंदगी पर और गिरे हुए देवदूत साम्राज्य के भविष्य पर। चेनरुई ने उसका हाथ पकड़ लिया, और हमारे भविष्य के लिए भी। कैथरीन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसने धीरे से कहा, जो भी भविष्य में होगा, हम उसके बारे में भविष्य में बात करेंगे। मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है, यानी अब हमें संजोकर रखना चाहिए। चेनरुई ने मौके का फायदा उठाया और उसका हाथ फिर से थाम लिया। उसका हाथ जैद जैसा चिकना और छूने में बहुत सुखद था। लगता है तुम न सिर्फ झूठे हो बल्कि बदमाश भी हो। कैथरीन को कुछ देर तक समझ नहीं आया कि हंसे या रोए, क्योंकि वह उस आदमी के मुंह पर मुक्का मारने से खुद को रोक रही थी। लेकिन यह अजीब था कि चेनरुई के साथ उसका व्यवहार अभूतपूर्व स्तर का सहज और सहज था। एक अवर्णनीय एहसास भी था, मानो उसकी सारी भावनाएं सामने वाले व्यक्ति के कारण उत्पन्न हुई हों। उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। खैर, मेरा मन लगभग शांत हो गया है। अगर तुम मेरे काम में दखलंदाजी नहीं करना चाहती, तो तुम गले लगने का फ़ायदा उठाना बंद कर दो और इस कमरे से बाहर निकल जाओ। चेनरुई 2 बार हंसा और महारानी के कोमल, जैद जैसे शरीर को कुछ हिचकिचाहट के साथ छोड़ दिया। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उसने अपना सिर खुजलाया। वैसे इस बार निर्वाण में सहायता के लिए आभा फल का उपयोग करने से कोई दुष्प्रभाव तो नहीं होगा। कामुक दुष्प्रभाव। ठीक इसी दुष्प्रभाव के कारण चेनरुई को महारानी के उल्टे धक्के का सामना करना पड़ा। उसने न सिर्फ पहली सुंदरी को एक असली औरत में बदल दिया, बल्कि दुनिया के 2 विभाग स्तरीय कैडरों की भूमिका से भी मुक्ति पा ली। तब से उसने क्रिस्टल हरम में कदम रखा, जिसने सभी ओटाकू को ईर्ष्यालु और घृणास्पद बना दिया। एस्मोस राजपरिवार को वासना राजपरिवार के नाम से भी जाना जाता था। निर्वाण की शक्ति यौन इच्छा को प्रेरित कर सकती थी। मूल रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला शैतानी अनार न केवल निर्वाण की सफलता दर को बढ़ाता था, बल्कि कामुक इच्छाओं को दबाने का विशेष प्रभाव भी डालता था। आभा फल शैतानी अनार के बफिंग प्रभाव से ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन कामुक इच्छाओं को दबाने का कोई प्रभाव नहीं डालता था। सटीक रूप से कहें तो दुष्प्रभाव इक्वल्स लाभ। कैथरीन का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वह नाराज नहीं थी। उसने बस उसे गौर से देखा और मुस्कुराई, मुझे मत भूलना। एक आकर्षक मुस्कान के साथ एक जैद जैसी सुंदरता। किसी वजह से चेनरुई को बस गले में घुटन महसूस हुई। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर हिला सका। जोर से सिर हिलाएं। अध्याय 746 बर्खास्तगी। वॉलॉक किला। शहर की दीवारें दरारों और झुलसती आग से ढकी हुई थीं, जबकि क्षतिग्रस्त तीर टॉवर और गढ़ इन दिनों भीषण युद्धों के गवाह थे। इस किले की बाहरी दीवारें, जिसे दानव क्षेत्र के सबसे मजबूत किले के रूप में जाना जाता है, पहले से ही काफ़ी क्षतिग्रस्त थीं और ढहती हुई प्रतीत हो रही थीं। वास्तव में वॉलॉक किला इन दिनों खूनी साम्राज्य सेना के लगभग उन्मादी हमले के तहत कुछ बार लगभग ढह गया था, लेकिन ये सबके बाद भी मजबूत खड़ा था। न केवल कई वर्षों से संचालित मजबूत किलेबंदी के कारण, और न केवल जनरल जॉर्ज की कमान और तैनाती के कारण, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वॉलॉक किले पर एक झंडा लहरा रहा था। लाल रक्त ज्वाला ध्वज, शाही झंडा जो कभी हर युद्ध में मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी की विजय का अनुसरण करता था, रीजेंट ऑब्सीडियन के सत्ता में आने के बाद गायब हो गया। मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी की पोती, साम्राज्य की राजकुमारी रॉयल शिया ने एक बार फिर धूल से सना शाही झंडा फहराया और ऑब्सीडियन को हरा दिया। लाल रक्त ज्वाला ध्वज को साम्राज्य के ध्वज के रूप में पुनः नामित किया गया। अब जबकि शाही झंडा वॉलॉक किले के ऊपर लहरा रहा था, तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई। फॉलेन एंजल साम्राज्य के शासक शिया ने युद्ध की निगरानी के लिए व्यक्तिगत रूप से वॉलॉक किले का दौरा किया था। वॉलॉक किले को बेहद शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करना पड़ा।
हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर की लड़ाइयों में शानदार जीत हासिल की, लेकिन कई तुरुप के पत्ते खुल चुके थे और बाद के दूसरे और तीसरे दौर के हमलों से बचाव करना बेहद मुश्किल था। खूनी साम्राज्य ने अपनी रणनीति और उपायों को लक्षित तरीके से समायोजित किया, जिससे वॉलॉक किले के नए हथियारों की मारक क्षमता बहुत कमजोर हो गई। इस उन्मत्त हमले में किले के बाहर की दीवारें और गढ़ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और बचाव करने वाले सैनिकों की क्षति भी तेजी से बढ़ रही थी। आक्रामक और रक्षात्मक पक्षों की ताकत एक ही समय में कम हो रही थी, लेकिन अगर यह जारी रहा तो अपर्याप्त सेना के साथ यह रक्षात्मक पक्ष के लिए काफी हानिकारक होगा। इस समय शिया के आगमन ने न केवल समय पर रसद और सैनिकों की पूर्ति की, बल्कि उनके मनोबल को भी अभूतपूर्व रूप से ऊंचा उठाया। हालांकि इन सैनिकों की तुलना खूनी साम्राज्य के 60 लाख कुलीनों से नहीं की जा सकती थी। यह एक किला था, कोई मैदान नहीं। भूभाग की सीमाओं के कारण खूनी साम्राज्य की एक समय में आक्रमण करने की क्षमता भी सीमित थी, इसलिए दोनों पक्ष अभी भी गतिरोध की स्थिति में थे। शिया के आगमन के बावजूद खूनी साम्राज्य के हमलों की आवृत्ति नहीं रुकी तथा हमलों की एक नई लहर शुरू हो गई। शिया कमान संभालने के लिए बड़े तंबू में नहीं रुकीं, बल्कि वह खुद शहर की दीवार की अग्रिम पंक्ति में गईं। इस कदम से निस्संदेह सभी सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ा और उनका मनोबल काफी बढ़ा। खूनी साम्राज्य की सेना कदम दर कदम आगे बढ़ रही थी और सबसे आगे की सेना ने एक विशाल ढाल खड़ी कर दी, जिससे एक विशाल ढाल संरचना बन गई। यह विशाल ढाल लोहे की बनी थी, जो भारी और विशाल थी। नीचे की ओर धकेलने में आसानी के लिए पहिए लगे थे और पीछे ब्रैकेट लगे थे। इसे सहारा देने और धकेलने के लिए 3 सैनिकों की आवश्यकता थी। हालांकि इस विशाल ढाल ने सैनिकों की गतिशीलता को कम कर दिया था, लेकिन इसकी रक्षा क्षमताएं बहुत बेहतर हो गई थीं। यहां तक कि बैलिस्टा से छोड़े गए विस्फोटक क्रॉसबो तीर भी मुश्किल से भेद पाते थे और बड़े क्षेत्र की सुरक्षा विस्फोटक रूप से विषैले टुकड़ों को भी रोक सकती थी। खूनी साम्राज्य के पिछले हिस्से में गुलेल का निर्माण हो चुका था और उसने वॉलॉक किले पर ज्वाला के उल्कापिंड फेंकना शुरू कर दिया था। वॉलॉक किले ने भी उन्हें रोकने के लिए पत्थर बरसाए। इन दिनों पत्थर के गोलों की खपत बहुत ज्यादा थी। सौभाग्य से आज सुबह व्हाइट फेदर एस्टेट के लॉर्ड सिकाली ने भारी मात्रा में गोला बारूद भेजा था, जो पहले से ही वहां मौजूद था। आखिरकार एक ज्वाला उल्का को रोकना प्रक्षेपण से कहीं ज्यादा मुश्किल था। कई विशाल चट्टानें, जिन्हें रोका नहीं जा सका, आग की लपटों के साथ किले की ओर उड़ीं और उनमें से एक सीधे उस मीनार पर जा गिरी जहां शिया थी। शिया के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह दीपक आत्माशाही रक्षकों को आदेश देती रही। ज्वाला उल्का की गति बहुत तेज थी, लेकिन शिया के बगल में खड़ा स्टिलो उससे भी तेज था। जब उसने अपना हाथ उठाया तो जलता हुआ पत्थर धीरे धीरे रुक गया और खूनी साम्राज्य की सेना की ओर वापस उड़कर विशाल ढाल संरचना को चकनाचूर कर दिया। एक झुलसा हुआ छेद दिखाई दिया। आकाश में चट्टानें और ज्वालाएं सीटी बजा रही थीं और नीचे खड़े सैनिक रुके नहीं। वे जल्द ही उस खाई को पार कर गए जो बहुत पहले भर दी गई थी और शहर की दीवार के पास पहुंच गए। इस बार घेराबंदी के उपकरण पिछले वाले की तुलना में 2 गुने थे। उनके पीछे जादूगरों की सेना थी, जो विशेष रूप से विशाल ढाल से सुरक्षित थी। ये जादूगर विशेष रूप से चुने गए थे और अग्नि तत्व जादू में पारंगत थे। उनका उद्देश्य वॉलॉक किले की अत्यधिक विनाशकारी पेटुबेल को खत्म करना था। पहले 2 दिनों के वास्तविक युद्ध से पता चला कि पेटुबेल ज्वाला के हमलों से सबसे ज्यादा डरती थी। घेराबंदी के उपकरणों का एक समूह तीरों की बौछार के खिलाफ आगे बढ़ा। हालांकि वॉलॉक किले के रक्षक सैनिकों के पास अच्छी भौगोलिक बढ़त थी, लेकिन खूनी साम्राज्य द्वारा जवाबी हमले के लिए एस्केलेट गाड़ियों और तीरों का इस्तेमाल उतना ही शक्तिशाली था, खासकर एस्केलेट गाड़ी, जो बेहद खतरनाक थी। हमलों की आखिरी लहर में खूनी साम्राज्य ने भारी मात्रा में घेराबंदी के उपकरण लगाए, जो दीवार को लगभग तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे बचाव करने वाले सैनिकों की हताहतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। जॉर्ज की निर्णायक कार्रवाई ने, जिसमें उन्होंने घेराबंदी के उपकरणों के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने के लिए एक आत्मघाती दस्ता बनाने हेतु सबसे विशिष्ट सैनिकों को भेजा, अंततः स्थिति को पलट दिया, लेकिन सभी बहादुर सैनिक मारे गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। भयानक घेराबंदी वाहन फिर से आ रहे थे। इस बार वे आत्मघाती दस्ते की रणनीति के लिए स्पष्ट रूप से तैयार थे। खूनी साम्राज्य ने पिछली बार की तुलना में अधिक सैनिकों और घेराबंदी उपकरणों को तैनात किया था। तीव्र हमले के तहत वॉलॉक किले की रक्षा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। खूनी साम्राज्य के कई सैनिक पहले ही दीवार पर चढ़ चुके थे और बचाव करने वाले सैनिकों की हताहतों की संख्या भी बढ़ रही थी। इस समय रक्षक सैनिकों के पीछे शाही रक्षकों की कतारें दिखाई दीं। वे सभी महिलाएं थीं। वे न केवल शक्तिशाली थीं, बल्कि शहर में घुसने वाले सभी सैनिकों का सफाया भी कर सकती थीं, बल्कि वे बफ जादू भी सक्रिय कर सकती थीं। इन जादुओं का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली था, जो सामान्य जादूगरों के जादू से कहीं बेहतर था। रक्षक सैनिक अचानक सक्रिय हो गए। उसी समय किले के पीछे नव संरचित विचित्र मशीनरी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। स्वूश स्वूश, एक के बाद एक सुनहरी वस्तुएं बाहर फेंकी गईं और उनकी दिशा बिल्कुल खूनी साम्राज्य सेना के घेराबंदी उपकरणों की स्थिति के अनुरूप थी।
जब वे जमीन पर गिरने ही वाले थे तो वे वस्तुएं अचानक फैल गईं और लगभग 2 मीटर ऊंचे मानव रूप में बदल गईं। उनके शरीर धातु से बने थे और गहरे सुनहरे रंग की चमक से चमक रहे थे। ये स्वर्णकार अजेय थे और उन्हें आलस्य या दर्द का जरा भी एहसास नहीं होता था। जमीन पर उतरते ही वे भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन करने लगते थे। वे जहां भी जाते उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। जिन जादूगरों को शुरू में आत्मघाती दस्ते और पेटू बेल से निपटने के लिए नियुक्त किया गया था वे तुरंत जादुई हमले शुरू कर देते थे। हालांकि उन उच्च तापमान वाले आग के गोले इन स्वर्णकारों पर गिरने के बाद भी कोई निशान नहीं छोड़ते थे। इस दृश्य ने जादूगरों को स्तब्ध कर दिया जब उन्होंने स्वर्णकारों को घेराबंदी के उपकरणों को अविश्वसनीय आसानी से नष्ट करते देखा। यहाँ तक कि विशाल ढालें भी गिर गईं। ये ज़ोला द्वारा आविष्कृत स्वर्णकार थे। मजबूत आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं के अलावा इसमें एक अद्भुत जादूरोधी विशेषता भी थी। इसकी एकमात्र कमी ये थी कि यह धीमा था, लेकिन घनी खूनी साम्राज्य सेना में इस कमी को फिलहाल नज़रअंदाज किया जा सकता था। स्वर्णकारों का ये समूह शिया का गुप्त हथियार था। कुल 3000 टुकड़े थे। इन्हें चेन रूई द्वारा आविष्कृत उत्पादन लाइन का उपयोग करके इकट्ठा किया गया था। हालांकि ये ज़ोला द्वारा बनाए गए स्वर्णकारों जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी इनमें अमरता और जादू विरोधी गुण थे जिन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दुर्भाग्य से समय, सामग्री और शिल्प कौशल के कारण 3000 पहले से ही अधिकतम सीमा थी। अरे, यह क्या चीज़ है? जब एलियस ने टाउन निम्बस के कमांड सेंटर के जादुई दर्पण में स्वर्णकारों द्वारा नष्ट किए गए घेराबंदी वाहन को देखा तो उसने अपनी हथेली से मेज को तोड़ दिया। उसे शिया के आगमन की खबर मिल चुकी थी। इस बार उसने भारी मात्रा में घेराबंदी के उपकरण भेजे थे और जादूगरों की कुलीन सेना को भेजा था ताकि फॉलन एंजल साम्राज्य की महारानी के नेतृत्व में बचाव कर रहे सैनिकों को हराया जा सके। अगर वह वॉलॉक किले पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाता तो स्वाभाविक रूप से वह बाद में सीधे व्हाइट फेदर एस्टेट को तोड़कर फॉलन एंजल कैपिटल पर हमला कर सकता था। हालांकि युद्ध की स्थिति में ये बदलाव अप्रत्याशित था। प्रतिद्वंद्वी ने घेराबंदी के अधिकांश उपकरणों को नष्ट करने के लिए एक दस्ता भेजा। पिछले कुछ दिनों में खूनी साम्राज्य सेना ने अपेक्षा से कहीं अधिक नुकसान उठाया था और वे अभी भी वॉलॉक किले पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। शुरुआत में उसने अपने पिता रायजेन की उपस्थिति में 1 महीने के भीतर फॉलन एंजल साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की गारंटी दी थी, लेकिन अब वह पहले स्तर वॉलॉक किले पर ही अटका हुआ था। अगर वह इस बार भी नाकाम रहा तो उसके पीछे अध्यक्षता कर रहा रायजेन शायद बहुत नाराज हो जाएगा। वह उसे मुख्य सेनापति के पद से भी बर्खास्त कर सकता है। एलियस को एक और गहरी चिंता भी थी। अब जब एडमंड मर चुका था तो उसका एकमात्र प्रतिद्वंद्वी युवा राजकुमार टेरिस था। टेरिस उसका भाई था और उसकी मां का बेटा था और उनके बीच गहरा भाईचारा था। टेरिस ने उसका सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और एडमंड को हराने में उसकी मदद की। उसे उसका सबसे योग्य सहायक माना जा सकता था। हालांकि पिछली बार जब टेरिस पश्चाताप करने के लिए डार्क फर्नेस में दाखिल हुआ था तो वह वास्तव में बेवजह उस अड़चन को तोड़कर दानव अधिपति के स्तर तक पहुंच गया था। उसके छोटे भाई, जिसे बचपन से ही दानव क्षेत्र का सर्वोच्च प्रतिभाशाली माना जाता था, की एकमात्र प्रशिक्षण कमजोरी भी पूरी हो चुकी थी। वह सिंहासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था। इस बार टेरिस को उपसेनापति नियुक्त किया गया। उसके द्वारा सुझाई गई कई रणनीतियों को एलियस ने अस्वीकार कर दिया। एलियस का उद्देश्य स्पष्ट रूप से टेरिस के प्रदर्शन को बाधित करना था। अगर रायजेन ने उसे उसके खराब प्रदर्शन के कारण बर्खास्त कर दिया तो टेरिस को मुख्य सेनापति के रूप में उसकी जगह लेना उचित होगा। टेरिस की सैन्य प्रतिभा अत्यंत उत्कृष्ट थी। एक बार जब उसने वॉलॉक किले या यहाँ तक कि फॉलन एंजल साम्राज्य पर विजय प्राप्त कर ली तो उसकी प्रतिष्ठा बड़े भाई के रूप में उससे कहीं अधिक हो जाएगी और सम्राट का पद टेरिस को ही मिलेगा। सिंहासन तो एक ही है। जब तक कोई मेरा रास्ता रोकेगा वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाएगा, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। टेरिस तेज तर्रार था। वह अपने बड़े भाई के मन की बात कैसे न समझ पाता। उसने आह भरी और उसे समझाने की कोशिश जारी नहीं रखी। तभी एलियस ने जादुई दर्पण में खूनी साम्राज्य की सेना को पीछे हटते देखा और वह हैरान रह गया। पीछे हटने का आदेश किसने दिया? यह मैं हूँ। दरवाजे पर गुस्ताव की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हें आदेश देने का क्या अधिकार है? एलियस ने गुस्से से कहा, मैं मुख्य सेनापति हूँ। अब और नहीं। गुस्ताव ने एक जादुई आदेश निकाला। अभी अभी मुझे महामहिम से आदेश मिला है कि आपको, मुख्य सेनापति को, बर्खास्त कर दिया जाए और मुझे कार्यभार संभालने दिया जाए। महामहिम आपको तुरंत राजधानी लौटने का आदेश देते हैं। असंभव। एलियस ने आदेश पकड़ लिया। अपने पिता की जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वह स्वाभाविक रूप से चौंक गया। ये क्षण उसके अनुमान से कहीं पहले आ गया और ये थोड़ा ज्यादा ही पहले था। क्यों? गुस्ताव ने ठंडे स्वर में कहा, महामहिम, कृपया महामहिम के आदेश का पालन करें। भाई, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। एलियस को उम्मीद नहीं थी कि टेरिस सैन्य ऋण अर्जित करने का शानदार मौका छोड़कर उसके साथ राजधानी लौट आएगी।
उसने अपने भाई के गंभीर चेहरे को थोड़ी उलझन भरी नज़रों से देखा। उसने ठंडी सांस ली और बिना पीछे देखे दरवाजे से बाहर चला गया। टेरिस और गुस्ताव ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। दूसरी जगह चेन रुई जादुई झोपड़ी के हॉल में सोफे पर बैठा था, चिंता के भाव दिखा रहा था। कल रात से अब तक उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं क्योंकि कैथरीन 5वां निर्वाण शुरू कर चुकी थी। यदि वह असफल हो जाती तो केवल एक ही परिणाम होता, पूरी तरह से गायब हो जाना। टेरिस की योजना क्या है? क्या रायजिन उसके छोटे छोटे विचारों को समझ पाएगा? अध्याय 747 निर्वाण परिवर्तन। चेन रुई की आत्मा बंद दरवाजे को घूरते हुए अत्यधिक एकाग्र थी। जादुई झोपड़ी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये शुद्ध गर्मी नहीं बल्कि एक प्रकार का जीवन उत्थान था। निर्वाण रूपांतरण की एक प्रक्रिया थी जिसके लिए लंबे संचय और अनुष्ठानों की आवश्यकता थी। कैथरीन की तरह जबरदस्ती आगे बढ़ना वास्तव में बिल्कुल अनुशंसित नहीं था, लेकिन इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके पास थंडर एम्परर सील थी। कड़े प्रतिबंधों के कारण कई अनुष्ठान और चरण सरल हो गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि सफलता की दर कम हो गई। हालांकि 6 तारा विकास के बाद आकाशगंगा उद्यान द्वारा उत्पादित आभा फल अत्यंत प्रभावी था और शैतान अनार से कहीं बेहतर था, जिसने इस कमी की भरपाई कर दी। संक्षेप में, सफलता की संभावना औसत शाही परिवार की तुलना में अधिक थी। जादुई झोपड़ी के गर्म होने से पता चला कि कैथरीन ने आभा फल से आत्मा को अवशोषित कर लिया है और ज्वाला संचय प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण अगला चरण, ज्वाला स्नान, आखिरकार शुरू होने वाला था। ये सबसे खतरनाक कदम भी था। उसे अपनी आत्मशक्ति से निर्वाण ज्वाला को अपनी सीमा से परे प्रज्वलित करना था, फिर निर्वाण की शक्ति को नियंत्रित करके निर्वाण ज्वाला को अपने भीतर समाहित करना था ताकि कैल्सिनेशन विधि से उसे धोकर शुद्ध किया जा सके और आत्मा से शरीर में गुणात्मक परिवर्तन लाया जा सके। एक बार पूरी प्रक्रिया सक्रिय हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता था और थोड़ी सी भी लापरवाही उसे पीछे हटा देती और निर्वाण ज्वाला द्वारा नष्ट कर देती। हजारों वर्षों से अनगिनत प्रतिभाएं इस कदम पर हार मान चुकी हैं। कैथरीन के शरीर से काली लपटें निकल रही थीं। ये लपटें और तेज तापमान दरअसल आत्मा पर लक्षित थे, इसलिए बगल में रखे फर्नीचर और सुविधाओं पर इस लॉक का कोई असर नहीं हुआ। काली ज्वाला का प्रकाश एक विशेष लय के साथ उछलने और ऊपर उठने लगा और धीरे धीरे उसमें एक अत्यंत शुद्ध लाल रंग प्रकट हुआ। ये एक निर्वाण की ज्वाला थी। चेन रुई को साफ साफ एहसास हो रहा था कि एक शुद्ध आत्मिक अग्नि उठ रही है और उसकी आत्मा इस एहसास के साथ ही धुलकर कुछ हद तक उदात्त हो गई थी। हालांकि वह इस एहसास का आनंद लेने के मूड में नहीं था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था और वह अपने प्रशिक्षण से भी ज्यादा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। मुझे मत भूलना। चेन रुई ने आंखें बंद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महारानी की मुस्कान अवचेतन रूप से उसके मन में उभर आई। न कोई शान थी, न कोई दिखावा, बस स्वाभाविक सौम्यता थी। सिंहासन पर बैठने के बाद ये पहली बार होगा जब कैथरीन ने सब कुछ छोड़कर किसी को वास्तविक मुस्कान दिखाई हो। एक आदमी, यह उसकी विदाई थी। चेन रुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चाहे कुछ भी हो, भले ही भविष्य में हम सचमुच अलग अलग रास्ते अपनाएं, इस बार उसे जरूर कामयाबी मिलेगी। अचानक आत्मा की ज्वाला में विकार का आभास हुआ। चेन रुई ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, लेकिन जल्दबाजी में हिलने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह थोड़ी सी भी हलचल से परेशान हो जाए। अव्यवस्थित आत्मिक अग्नि धीरे धीरे समायोजित हो गई और मूल स्थिर आरोही लय पुनः स्थापित हो गई। हालांकि कुछ देर बाद असामान्यता फिर से प्रकट होने लगी। कई बार दोहराने के बाद चेन रुई ठंडे पसीने से भीग गया। अब उसे प्रतीक्षा के भयानक एहसास का एहसास हुआ। उसने कई बार दौड़कर अंदर जाकर देखने का मन किया, लेकिन फिर भी उसे सहना पड़ा। कैथरीन की दबी हुई कराह चेन रुई के कानों में गूंजी। उसे अब ज्यादा परवाह नहीं थी। वह उठा और कमरे का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे लाल चमकदार रोशनी महसूस हुई। उसने कैथरीन को जमीन पर बैठे देखा। उसके चारों ओर बारी बारी से काली और लाल लपटें उठ रही थीं। उसके चेहरे के तनाव से पता चल रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। आत्मा की सांसें और भी अस्त व्यस्त होती जा रही थीं और पूरी जादुई कुटिया बेचैन गर्म सांसों से भरी हुई थी। हालांकि उसने व्यक्तिगत रूप से निर्वाण का अनुभव नहीं किया था, चेन रुई जानता था कि कैथरीन अब एक बेहद खतरनाक स्थिति में है। कैथरीन का शरीर जोर से कांप रहा था, मानो आत्मा से प्रज्वलित निर्वाण की ज्वाला को दबाने में असमर्थ हो। फुसफुसाहट, लाल ज्वाला धधकने लगी और कैथरीन के अपने निर्वाण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली काली ज्वाला क्षीण होती गई, लगभग पूरी तरह भस्म हो गई। कैथरीन का शरीर कांपना बंद हो गया क्योंकि वह लाल निर्वाण की ज्वाला में लिपटी हुई थी। उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम होने लगी। कैथरीन, चेन रुई की सबसे बड़ी चिंता आखिरकार पूरी हो गई। वह निर्वाण की ज्वाला को रोकने के लिए दौड़ा। पास पहुंचने से पहले ही उसे एक अदृश्य महाशक्ति ने पीछे धकेल दिया। ये निर्वाण की ज्वाला का बल क्षेत्र था।
किसी भी असमोडियस शाही परिवार के सदस्य के लिए निर्वाण के दौरान प्रेरित निर्वाण ज्वाला उसकी अपनी सीमा से परे का स्तर था। निर्वाण का स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रेरित निर्वाण ज्वाला की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कैथरीन की शक्ति पहले चेनरुई से ज्यादा थी और अब 5वां निर्वाण आ गया था। निर्वाण की ज्वाला जो उत्पन्न हुई थी वह निश्चित रूप से चेनरुई की वर्तमान शक्ति के नियंत्रण से बाहर थी। इसके अलावा एक बार ज्वाला स्नान शुरू हो जाने के बाद उसे रोका नहीं जा सकता था। नहीं, कोई तो रास्ता होगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। चेनरुई खुद को शांत रहने के लिए कहता रहा, लेकिन कैथरीन का शरीर क्षीण होने लगा था और वह खतरे में थी। वह कैसे शांत हो सकता था? वह तो बस निर्वाण की ज्वाला के अमूर्त बल क्षेत्र पर हमला जारी रख सकता था। हालांकि ईश्वर भक्षी मुखौटे का भक्षण गुण भी निर्वाण की ज्वाला को बुझा नहीं सका। यह एक पारदर्शी दीवार की तरह थी जो उसे और कैथरीन को अलग कर रही थी। हालांकि वे एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे, फिर भी वे जीवन और मृत्यु से अलग थे। चेनरुई का मुंह और नाक पहले से ही ताकत के कारण खून से भर चुके थे, लेकिन वह अभी भी उन्मत्त रूप से हमला कर रहा था और जादू की झोपड़ी का पूरा स्थान हिंसक रूप से कांप रहा था। वह ध्रुव तारा परिवर्तन को सक्रिय करने की पूरी कोशिश करना चाहता था, लेकिन अफसोस की बात थी कि वह अवरुद्ध नियम की शक्ति को तोड़ नहीं पाया। उस उन्मत्त विस्फोट की शक्ति के आगे उसकी रक्तवाहिकाएं उसे सहन नहीं कर सकीं और अचानक फट गईं, जिससे वह पल भर में रक्त पुरुष में बदल गया। सच्ची लौ की बेड़ियों को धिक्कार है। चेनरुई सदमे में जोर से जमीन पर पटका। उसकी मुट्ठियों की उंगलियां उसके शरीर में गहराई तक धंस गईं। शरीर और मन में दर्द के कारण वह यह महसूस नहीं कर पा रहा था कि उसके बाएं हाथ का एक हिस्सा लगातार गर्म होता जा रहा है। निर्वाण की ज्वाला में कैथरीन, जो हिलने में असमर्थ थी, ने खूनी आकृति को देखा और निराशा से भरी उन आंखों में आग की लपटों में लिपटी एक आंसू की बूंद उसके गाल से गिर गई। न आओ, उसने ये 3 शब्द अपनी पूरी ताकत से बोले, क्योंकि उसका शरीर और अधिक खाली होता जा रहा था। चेनरुई स्तब्ध रह गया। उसकी स्मृति में एक अविस्मरणीय दृश्य फिर से उभर आया, ज्वाला में आंसू। उसने गहरी सांस ली और अचानक शांत हो गया। वह धीरे से उठा। कैथरीन को लगा कि आखिरकार उसे बात समझ आ गई और उसे थोड़ी शांति महसूस हुई। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने चेनरुई के शरीर से एक काली लौ निकलती देखी। निर्वाण की ज्वाला। चेनरुई को खुद नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसे सहज ही लग रहा था कि शायद इससे कैथरीन बच जाए। इसलिए भले ही उसकी जान जा सकती थी, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर दिया। निस्संदेह जब निर्वाण की ज्वाला निकली तो प्रतिरोध की शक्ति लुप्त हो गई। लाल निर्वाण की ज्वाला तेजी से आए और निर्वाण की ज्वाला में विलीन हो गई। उसकी आत्मा को अचानक एक भयानक पीड़ा का एहसास हुआ, मानो उसे लगातार चीरा जा रहा हो। चेनरुई दांत पीसता रहा और भयंकर दर्द सहता हुआ कैथरीन की ओर कदम दर कदम बढ़ता रहा। हर कदम पर उसे अकल्पनीय दर्द सहना पड़ रहा था। पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें लगातार भाप बनकर उड़ रही थीं। अंततः वह कैथरीन के पास आया, बैठ गया और धीरे से उस नाजुक शरीर को गले लगा लिया जो ज्वाला में था और जिसका भार उसे महसूस नहीं हो रहा था। जैसे ही काली लौ ने कैथरीन को छुआ, उसके शरीर से गायब हो चुकी काली लौ अचानक से प्रज्वलित हो गई और जो शरीर लगभग शून्य हो गया था वह थोड़ा सा पुनः भौतिक हो गया, क्योंकि उसकी शक्ति धीरे धीरे ठीक हो रही थी। मैंने तुमको पकड़ लिया। ये कड़वी मुस्कान देखकर कैथरीन के आंसू अनियंत्रित होकर बहने लगे। हाँ, तुमने मुझे पकड़ लिया। कैथरीन ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखों में देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गई। उनके दोनों होंठ 2 दिलों की तरह आपस में जुड़ गए। चेनरुई की निर्वाण की ज्वाला तो बस एक बूंद थी। जल्द ही भयानक निर्वाण की ज्वाला फिर से कहर ढाने लगी और मौत का एहसास फिर से नजदीक आने लगा, लेकिन कैथरीन की आंखों में कोई निराशा नहीं थी, बस शांति थी। सिंहासन पर बैठने के बाद से उसने अपना पूरा जीवन साम्राज्य को समर्पित कर दिया था। उस सिंहासन पर वह कभी एक महिला नहीं बल्कि एक शासक थी। समय के साथ वह अक्सर यह भी भूल जाती थी कि वह एक महिला है। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि वह एक महिला है, एक वास्तविक महिला, एक पूर्ण महिला जिसे प्यार किया जाता है और जिसे कोई प्यार करता है। इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं था। इस आदमी का आलिंगन इतना गर्म और शांतिपूर्ण है। मैं तो ये भी महसूस कर सकता हूँ कि निर्वाण की ज्वाला आरामदायक हो गई है। ये क्षण लंबे समय तक बना रहा। जरा ठहरिए, इंतजार। यह कोई भ्रम नहीं है। निर्वाण की ज्वाला। कैथरीन को आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। पहले बेहद खतरनाक और बेकाबू निर्वाण की ज्वाला में कुछ अनजान बदलाव आए थे। अब वह काफी नम्र हो गई थी और उसकी निर्वाण शक्ति बिना किसी रुकावट के एकीकृत हो सकती थी। ये बदलाव आकस्मिक नहीं है। कैथरीन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, इसका चेनरुई से कुछ लेना देना जरूर है। लेकिन उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं था। मुझे इस बदलाव का फायदा उठाकर जल्द से जल्द फ्लेम बात पूरा करना होगा। चेनरुई ने भी अपनी बाईं बाह में असामान्यता और अजीब सी झुलसती गर्मी महसूस की।
इसी झुलसती गर्मी के कारण पूरी निर्वाण की ज्वाला में एक अविश्वसनीय परिवर्तन आया। वैसे इस तरह की गर्माहट जिसमें रक्त संबंध की एक विशेष अनुभूति होती है बहुत परिचित लगती है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे पहले कहाँ महसूस किया था। बस मुझे ऐसे ही थामे रहो, पहले हिलना मत। कैथरीन उसकी बाहों में गिर पड़ी, आंखें बंद कर लीं और चुपचाप निर्वाण की शक्ति का संचार करने लगी। उसने अपनी आत्मा को उस विलीन निर्वाण की ज्वाला में लपेटने और परिष्कृत करने की कोशिश की। ये वास्तव में अभूतपूर्व रूप से सहज था। कैथरीन के शब्दों ने चेन रूई को उसके द्वारा दबाए गए बाएं हाथ की ओर देखने से भी रोक दिया। उसने बस निर्वाण की ज्वाला की शक्ति बनाए रखते हुए अपनी बाहें उसके चारों ओर डाल दीं। 1 घंटे बाद चेन रूई का शरीर थोड़ा अकड़ गया। इस समय उसकी बाहों में कैथरीन आखिरकार हिली। उसने सबसे पहले अपनी उंगली जोर से काटी, जिससे उसकी खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। ये सच है, मैंने वास्तव में ज्वाला स्नान पूरा कर लिया। यह अविश्वसनीय रूप से सहज है, और यह उस समय से भी अधिक आसान है जब मैंने पहली बार निर्वाण जागृत किया था। क्या ये गर्म और आरामदायक ज्वाला शक्ति अभी भी निर्वाण की ज्वाला है? वह 5वीं बार निर्वाण की ज्वाला जिसने अनगिनत राजसी प्रतिभाओं को गिरा दिया है। तुम अपने आप को क्यों काट रही हो? चेन रूई ने उसे अजीब नज़र से देखा। ठीक है, तो मैं खुद को नहीं काटूंगी। कैथरीन ने एक चंचल मुस्कान दी। चेन रूई उसे लड़कियों जैसे अंदाज में देखकर खुश हो गया। महारानी आगे बढ़ी और चेन रूई की गर्दन पर एक काट लिया। आउच! क्या तुम पिशाच हो? तुमने मुझे क्यों काटा? इस क्षण काटने की क्रिया बदल गई। उसकी गर्म जीभ उसकी गर्दन पर फिरी, जिससे चेन रूई सिहर उठा। एक पुरुष अंग ने स्वाभाविक रूप से कृतज्ञता से ऊपर देखा। सबसे कठिन ज्वाला स्नान पूरा हो चुका है और कोकून तोड़ने के अगले चरण में अभी भी बहुत समय है। और जैसा कि आपने चाहा था, आभा फल का दुष्प्रभाव आखिरकार असर दिखा रहा है। अंतिम वाक्य कहते समय कैथरीन ने अपनी दुर्लभ आकर्षक आंखें दिखाईं, जिनमें अप्रतिम स्नेह और प्रेम झलक रहा था। अध्याय 748 टेरेस। टाउन निम्बस। अलियस सैन्य तंबू में एक भद्दे चेहरे के भाव के साथ बैठा था। जब रायजेन ने सेना भेजने का आदेश दिया तो इससे सिंहासन को सौंपने का उसका इरादा स्पष्ट हो गया। अगर इस बार दानव क्षेत्र का एकीकरण हो जाता तो सर्वोच्च सैन्य योग्यता वाला राजकुमार खूनी साम्राज्य का नया शासक बन जाता। ये योगदान देने का एक शानदार अवसर था। अगर वह इसे समझ पाता तो वह बिना किसी विवाद के टेरिस को पराजित कर देता, अपनी इच्छानुसार शासक सिंहासन पर आसीन होता और दानव क्षेत्र का सर्वोच्च शासक बन जाता। अब जबकि फॉलेन एंजल साम्राज्य के खिलाफ युद्ध शुरू हो चुका था, उसे मुख्य कमांडर के पद से हटा दिया गया था और राजधानी में वापस लौटने का आदेश दिया गया था, जो कि उसके वर्तमान सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी टेरिस के लिए जीवन में एक बार मिलने वाले इस अवसर को छोड़ने के बराबर था। टेरिस की सैन्य प्रतिभा के साथ एक बार जब उसने अवसर का लाभ उठाया तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। भाई! सैन्य तंबू के दरवाजे पर एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। वह टेरिस थी। आवाज़ सुनकर अलियस की आंखें और भी उदास हो गईं और वह चिल्लाया, राल्टा! महाराज! सैन्य तंबू के बाहर खड़े विशिष्ट गार्ड नेता ने तुरंत जवाब दिया। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने दो? राल्टा ने अपना सिर नीचे कर लिया और टेरिस बोली, क्या भाई साहब उन विशेषाधिकारों को भूल गए हैं जो आपने मुझे उस समय दिए थे? मैं बिना बताए कभी भी आपसे मिल सकती हूँ। अलियस के कानों में मान लिया शब्द खासा कठोर लगा। उसने ठंडी आवाज में कहा, राल्टा, तुम जा सकती हो। याद रखना, चाहे कोई भी हो, तुम्हें सबसे पहले रिपोर्ट करना होगा। ये स्पष्ट रूप से टेरिस के चेहरे पर चोट थी और उसके स्वर का उद्देश्य अतिथि को भगाना था, लेकिन टेरिस अभी भी अलियस को मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, जैसे कि वह अनजान हो। अलियस ने भौहें चढ़ाईं। कुछ? टेरिस ने आह भरते हुए कहा, भाई, क्या आपको नहीं लगता कि हमें अच्छी बातचीत करनी चाहिए? क्या ये ज़रूरी है? अलियस ने अपने छोटे भाई की ओर ठंडेपन से देखा। मैंने हमेशा तुम्हें कम आंका है। टेरिस कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हम कभी सबसे करीबी भाई थे। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? हम जिस युद्धभूमि में हैं उसमें केवल एक ही अंतिम विजेता है। जब युद्धभूमि में केवल तुम और मैं होंगे तो केवल विजेता और हारने वाला ही होगा। ये बात तुम मुझसे बेहतर जानते हो, जब तक कि तुम युद्धभूमि से हटने को तैयार न हो। अलियस की जलती हुई निगाहें टेरिस के चेहरे पर टिकी थीं। टेरिस ने कोई जवाब नहीं दिया और साफ साफ कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कोई महत्वाकांक्षी इंसान नहीं हूं। अगर मैं कहूं कि मैं नौकरी छोड़ने को तैयार हूं तो क्या तुम यकीन करोगी? मुझे यकीन नहीं होता। अलियस ने धीरे से अपना सिर हिलाया। तुम किसी से भी बेहतर जानते हो कि अगर तुम सचमुच हार भी मान लो तो मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रतिभाएं बहुत महान हैं। जहां तक बेतहाशा महत्वाकांक्षा की बात है, शायद अभी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भविष्य में तुम्हारे पास यह नहीं होगी। सबसे अच्छा तरीका है कि खतरे को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए। तुम बहुत स्पष्टवादी हो। टेरिस शांति से मुस्कुराए। यही बात मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद है।
अफसोस की बात है भाई, मैं तुमसे आखिरी बार इस तरह बात करूंगी। सच कहूं तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। माफ़ करना, अब जब हम इस मुकाम पर पहुंच ही गए हैं तो तुम्हें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। अलियस ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मैं बहुत थक गया हूं। अगर तुम आज सिर्फ इसी बकवास के लिए आए हो तो जा सकते हो। टेरिस की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उसने सिर हिलाया और धीरे से हाथ उठाया। तुम गलत हो भाई, मुझे तुम्हारी जान का अफसोस है क्योंकि अब तुम मर सकते हो। अलियस को ये सोचकर आश्चर्य हुआ कि उसने गलत सुना है। अलियस खूनी साम्राज्य के राजकुमारों में सबसे शक्तिशाली था। उसे रायजेन से मार्शल आर्ट की असली विरासत मिली थी और वह कई साल पहले दानव अधिपति बना था। कुछ समय पहले वह दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण में पहुंच गया था, इसलिए शक्ति ही उसका सबसे बड़ा लाभ थी। टेरिस अपनी योग्यता के कारण कई वर्षों से दानव सम्राट के पद पर अटका हुआ था। डार्क फर्नेस में प्रवेश करने के बाद ही उसे दानव अधिपति के स्तर तक पहुंचने का मौका मिला। चाहे शक्ति का अनुभव हो या वास्तविक युद्ध, दोनों अतुलनीय थे। अब टेरिस ने आंख मूंद कर कहा है कि उसे मेरी जान चाहिए। ताकत के अंतर की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर वो कामयाब भी हो गया तो भी रायजेन टेरिस को जाने नहीं देगा, अगर वो सीधे उसके भाई को मार भी डाले। क्या इस बुद्धिमान भाई के दिमाग में कुछ गड़बड़ है? टेरिस की प्यारी सी मुस्कान देखकर अलियस चौंक गया। यह कोई भ्रम नहीं है, टेरिस सच में जान ले लेगी। इस जगह पर, इस समय, क्या वह पागल है? हालांकि एलियस हैरान था, फिर भी उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसकी मुट्ठियां एक हल्की नीली रोशनी से चमक उठीं। किसी भी स्थिति में मैं पहले टेरिस को वश में करूंगा, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अलियस के चेहरे के भाव अचानक बदल गए क्योंकि एक भयानक शक्ति ने उसे चुपचाप घेर लिया था। वह कुछ देर तक हिल भी नहीं पाया। सांस का ये स्तर मेरे दानव अधिपति के मध्यवर्ती चरण से कहीं ऊपर है। शक्ति का स्रोत टेरिस है। तुम? अलियस ने टेरिस की ओर देखा, जिसके चेहरे पर अविश्वास से मुस्कान थी। क्या ये मेरा छोटा भाई है जो सिर्फ रणनीति जानता है? वो युवा राजकुमार जिसे उसकी प्रशिक्षण योग्यता के कारण सबसे बड़ा अफसोस माना जाता है। तुम्हारी एक बात बिल्कुल सही है, तुमने मुझे हमेशा कम आंका है। सिर्फ तुम ही नहीं, रायजेन भी और सबने मुझे कम आंका है। टेरिस ने शांति से कहा, तुम जिस युद्ध क्षेत्र को युद्ध क्षेत्र समझ रही हो, वह मेरा युद्ध क्षेत्र बिल्कुल नहीं है। अगर यह शतरंज का खेल है तो मैं ही शतरंज के मोहरों को चलाती हूँ और तुम तो बस दूसरों की दया पर निर्भर एक शतरंज का मोहरा हो। शायद रायजेन, कैथरीन, शिया, सब शतरंज के मोहरे हैं। आखिरी वाक्य में दानव क्षेत्र के 3 शासकों का जिक्र था। अलियस को झटका लगा, लेकिन उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे शर्म नहीं आ रही, या मैं खुद को ज्यादा आंक रही हूं? टेरिस और मुस्कुराई, तुम्हें भी वैसा ही सोचना चाहिए था जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। अब मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं रही, बस मैं इसे तुम लोगों के सामने जाहिर करने की जहमत नहीं उठा रही। जमीन पर बैठा वो नरक का कुत्ता जो हड्डियों के एक टुकड़े से तृप्त हो जाएगा, वो आसमान में उड़ते उस विशालकाय अजगर को कैसे समझ सकता है? तुम्हारा शतरंज का मोहरा लगभग अपनी पूरी भूमिका निभा चुका है और अब बस आखिरी कीमत बची है, वो है मौत। क्या ये असली टेरिस है? अलियस के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और वह चिल्लाया, राल्टा। अजीब बात यह थी कि राल्टा गायब था और कोई भी विशिष्ट गार्ड दिखाई नहीं दिया। टेरिस ने धीरे से आह भरी, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। मैं तुम्हें बता दूं, राल्टा समेत जिन 36 एलीट गार्ड्स पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा है, वे सब मेरे हैं। अलियस हैरान रह गया। 36 कुलीन गार्ड असल में टेरिस के लोग हैं। बस इसी में इतनी मेहनत और षड्यंत्र की जरूरत है। टेरिस सही कह रही है, सबने उसे कम आंका था। मैं तुम्हें पीड़ारहित मृत्यु दूंगा और स्वयं तुम्हारा शरीर राजधानी वापस भेजूंगा, मेरे भाई। अलियस जानता था कि यह जीवन और मृत्यु का एक नाजुक पल था। वह चिल्लाया और उसने जो शक्ति संचित की थी वह फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर में एक नीली लौ उठी। हालांकि टेरिस ने बस धीरे से अपना हाथ हिलाया और लौ हवा में मोमबत्ती की तरह तुरंत बुझ गई। यह अलियस के जीवन जैसा था। मृत्यु के समय अलियस के मन में बचपन का दृश्य उभर आया। शाही उद्यान में सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला मुस्कुराते हुए चंचल किशोरों को देख रही थी। उस समय माँ अभी भी वहीं थीं। उस समय एडमंड अभी भी हमारा भाई था जो दिन भर हमें परेशान करता रहता था। उस समय टेरिस अभी भी एक बच्ची थी जो दिन भर हर किसी के पीछे पीछे घूमती रहती थी और हर मोड़ पर रोती रहती थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये वर्ष बहुत थका देने वाले रहे हैं। एल्बस की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कम हो गई क्योंकि उसकी चेतना अंतहीन अंधकार में डूब गई। डार्क शैडो साम्राज्य, जेरगल किला। सर रोमन, आपकी चोट अभी भी ठीक नहीं हुई है। हिलिए मत, मैं आपकी दवा बदल दूंगा। वह एक घूंघट ओढ़े हुए काले बालों और काली आंखों वाली महिला थी। घूंघट के पीछे उसका सुंदर चेहरा दिखाई दे रहा था, उसके हाथ में दवाइयों का डिब्बा था। सुश्री मेडिलू, मेरी दोस्त, क्या अभी तक कोई खबर नहीं है? कोई खबर नहीं।
मेदिलू ने सिर हिलाया, हमने सबसे अच्छा स्काउट भेजा है। छोटे से मैदान की असामान्य स्थिति को देखते हुए वहां बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। रोमन को कैथरीन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब वह और चेन रूई जेरगल किले में घुसे तो उन्होंने असग्लोर को पहचान लिया जो वहां आया था। असग्लोर एक बार डार्क मून में घुस गया था। उस समय पगलियों की मुहर नहीं हटाई गई थी, इसलिए वह कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बाद में आइसिस ने चाल चली। रोमन जानता था कि असग्लोर दानव अधिपति के चरम चरण का शक्ति केंद्र था। हालांकि जब असग्लोर जेरगल किले में पहुंचने ही वाला था तो वह वास्तव में फट गया और मर गया, जिससे पता चलता है कि उनका प्रतिद्वंद्वी कितना भयानक था। राज्य स्तरीय महाशक्ति तो चेन रूई जिसने ब्रोक का पीछा किया। रोमन के चेहरे के भाव बहुत उदास लग रहे थे। चेन रूई मेरा सबसे अच्छा साथी और दोस्त है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं एथेना, इसाबेला और बाकियों को कैसे समझाऊंगा। सर रोमन, ज्यादा चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है आपका दोस्त ठीक हो जाएगा। मेदिलू ने दवा के डिब्बे से घाव की दवा और गौज निकाला और ध्यान से उसके लिए दवा बदलने लगा। एक बात मैं सर से कहना चाहता हूँ, ब्रोक मर जाना चाहिए। रोमन को ताजगी महसूस हुई। क्या उसका शरीर मिल गया? मेदिलू ने अपना सिर हिलाया और झिझकते हुए कहा, लेकिन परसों से मेरी आत्मा की बेड़ियां गायब हो गई थीं और अब ये कभी सक्रिय नहीं हुई। पता चला कि मेदिलू ब्रोक की पत्नी कैथरीन की चचेरी बहन थी और उसके पिता अंकल फ्रांस थे। फ्रांस कैथरीन का सबसे शक्तिशाली समर्थक था। वह मूल डार्क शैडो साम्राज्य की सेना का पहला व्यक्ति था। उसने एक बार कैथरीन के आंतरिक कलह को सुलझाने में मदद की थी। दुर्भाग्य से उसने गलत अनुमान लगाया और अपनी बेटी की शादी ब्रोक से कर दी, जिसने उसकी जान बचाई थी। इस रिश्ते के बल पर ब्रोक धीरे धीरे साम्राज्य का पहला सेनापति बना। शुरुआत में ब्रोक और मेदिलू के बीच बहुत स्नेह था, लेकिन फिर उसने अपना घिनौना चेहरा दिखाया और मेदिलू को नियंत्रित करने के लिए आत्मा बंधनों का इस्तेमाल किया। वह अक्सर उसे प्रताड़ित करता और उसके साथ दुर्व्यवहार करता था। ब्रोक के शरीर का आधा हिस्सा खो देने और यौन गतिविधियों में असमर्थ हो जाने के बाद यह और भी बढ़ गया। ब्रोक एक बार अपने ससुर फ्रांस और उसकी पत्नी को बीमार बताकर जेरगल किले में ले आया, लेकिन उसने महारानी कैथरीन को धमकाने के लिए उन दोनों को कैद कर लिया। फ्रांस को पछतावा हुआ और उसने ब्रोक को कोसा, लेकिन ब्रोक ने मेदिलू के सामने बेरहमी से उसकी आंखें निकाल दी, जिससे मेदिलू ब्रोक से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। आत्मा बंधन के अस्तित्व के कारण मेदिलू एक जीवित नरक में थी, क्योंकि उसे तब तक यातना दी गई थी जब तक कि रोमन प्रकट नहीं हुआ और उसने उसे और उसके पिता को नहीं बचाया। इसलिए उसने रोमन को अपना उपकारक माना। यद्यपि फ्रांस अंधा था, लेकिन अशांत जेरगल किला उसकी योग्यता और प्रतिष्ठा तथा कैथरीन की पूर्व व्यवस्था के कारण शीघ्र ही शांत हो गया। मेदिलू के शब्दों से रोमन की आंखें चमक उठीं। चूंकि ब्रोक मर चुका है, इसलिए डेलिया पर आत्मा बंधन भी रद्द हो जाएगा। वह दुष्स्वप्न जो कई सालों से डेलिया को सता रहा था, आखिरकार खत्म हो गया। अब चिंता की बात केवल नेता की है। अच्छे लोग ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहते, जबकि विपत्ति हजारों वर्षों तक जीवित रहती है। नेताजी, आपका संकट अभी भी जीवित होगा, है ना? अध्याय 749 कोकून से बाहर निकलें। रोमन का अंदाजा सही था। सर लीडर वाकई जिंदा थे, खुशी खुशी जिंदा। चेन रूई को अब थोड़ी समझ आ गई थी कि असमोस शाही परिवार को वासनाशाही परिवार क्यों कहा जाता था। सक्कुबस परिवार की तुलना में असमोडियस शाही परिवार की महिलाओं का आकर्षण ज्यादा अर्थपूर्ण और मनमौजी था। अनजाने में की गई कोई भी हरकत या यहाँ तक कि सांस लेने भर से भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। बेशक इसका आधार ये था कि उसने अपना दिल उसके सामने खोल दिया था। उसकी हल्की सी आकर्षक आंखें ही सबसे प्रभावशाली कामोद्दीपक औषधि की तरह थीं, जिससे वह खुद को बेकाबू महसूस कर रहा था। कैथरीन ने न केवल अपना दिल बल्कि अपना शरीर भी खोल दिया। दानव लोक की शीर्ष सुंदरी का शरीर, बेदाग, यही वो शब्द थे जो चेन रूई के दिमाग में तब आए जब कैथरीन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सामने आ गई। हालांकि उसके पास सोचने के लिए बस इतना ही समय था, क्योंकि जब एक सामान्य आदमी अपनी प्यारी औरत का सामना करता है जो उसके सामने सब कुछ छोड़ देती है, तो उसकी चेतना में विशेषणों से ज्यादा क्रियाएं होनी चाहिए। महारानी बहुत सक्रिय थीं। इस समय वे कोई ऋषि या महारानी नहीं थीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जिन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए थे। उनके होंठ उनके तरल पदार्थ से उलझे हुए थे। पुरुष और महिला एक साथ थे। इस बार साइलेंट नाइट वेटलैंड में पहली बार के विपरीत ये निष्क्रिय इच्छा से प्रेरित नहीं था, बल्कि उन्होंने वास्तव में दूसरे पक्ष के साथ पूरी तरह से एकीकृत होने की इच्छा को प्रज्वलित किया। आभा फल का विशेष प्रभाव बस एक उत्प्रेरक था। महारानी ने चेन रूई की ज्वलंत इच्छाओं को कसकर जकड़ते हुए भावुकता से कराहते हुए कहा। वह उसके साथ घुलने मिलने की भावुक प्रवृत्ति में खो गईं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि चेन रूई के बाएं हाथ के बाहरी हिस्से पर एक स्पष्ट सा निशान दिखाई दिया जो फीनिक्स पक्षी के आकार का लग रहा था। इस बार कोई जलन नहीं थी, बल्कि एक सुखद और अजीब निर्वाण सांस थी जो कैथरीन के शरीर में समा गई।
गुफा के बाहर आकाश में अजीब से बादल धीरे धीरे उमड़ने लगे और दोनों सफ़ेद चांदों को ढकने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई खास शक्ति उमड़ रही हो। गड़गड़ाहट। रायज़ेन खूनी साम्राज्य के मुख्य हॉल में सिंहासन पर झुक गया और चुपचाप आकाश से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुन रहा था। महाराज, शाही रक्षक कमांडर स्टॉर्न की आवाज़ हॉल के प्रवेश द्वार पर सुनाई दी। रायज़ेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसकी श्रद्धापूर्ण निगाहों में थकान का भाव था। अग्रिम पंक्ति से आपातकाल। रायज़ेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। मैंने तो बस एलियस को मुख्य सेनापति पद से हटाने का आदेश दिया था और उसे तुरंत राजधानी लौटने का आदेश दिया था। यह आदेश अग्रिम मोर्चे तक पहुंच जाना चाहिए था। क्या कुछ और हुआ? पढ़ना। स्टॉर्न ने युद्ध रिपोर्ट खोली और उस पर एक नज़र डाली, जिससे उसके चेहरे पर एक ऐसा आश्चर्य प्रकट हुआ जिसे छिपाया नहीं जा सका। शाही रक्षक कमांडर ने जल्दी से अपनी समग्र प्रति निकाली और पढ़ा, महान राजकुमार एलियस ने आत्महत्या कर ली, प्रथम जनरल गुस्ताव ने आक्रमण स्थगित कर दिया और युवा राजकुमार टेरिस ने महान राजकुमार के अवशेषों को राजधानी वापस ले जाने की योजना बनाई। रायज़ेन की आंखें अचानक जम गईं, क्योंकि अंगूठी पहने उसका बायां हाथ कांप रहा था, लेकिन उसका चेहरा ठंडा रहा। मेरा आदेश है, गुस्ताव वॉलॉक किले पर हमला जारी रखेगा। टेरिस उप कमांडर है, उसे बिना अनुमति के अग्रिम पंक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ। स्टॉर्न थोड़ा हिचकिचाया। महाराज, रायज़ेन ने बिना कुछ बताए कहा, आप तुरंत शाही रक्षकों को दक्षिणी अभियान की तैयारी के लिए भेज दीजिए। स्टॉर्न चौंक गया और झुककर बोला, हाँ। शाही रक्षक सम्राट के सीधे अधीन सबसे वफादार और शक्तिशाली सेना थे। शाही रक्षकों के कूच करने के आदेश का मतलब था कि रायज़ेन महान स्वयं वॉलॉक किले का दौरा करेंगे। स्टॉर्न के पीछे हटने के बाद रायज़ेन बहुत देर तक चुप रहा, फिर उसकी धीमी आवाज़ सुनाई दी, एलियस। पहले जैसी घृणा के विपरीत इस आवाज़ में एक हल्का सा अकेलापन था, तथा उसकी आंखों में थका हुआ भाव और भी गहरा हो गया था। खाली हॉल में सिंहासन पर झुकी हुई आकृति अभूतपूर्व अकेलेपन को दर्शा रही थी। एलियस के आत्महत्या करने की खबर कोई रहस्य नहीं थी। वॉलॉक किले को भी यह खबर तुरंत मिल गई। कमांड सेंटर में एक लड़ाकू बैठक आयोजित की जा रही थी। सारंडी ने कहा, हालांकि शाही महामहिम एलियस की मृत्यु का कारण अज्ञात है, ये निश्चित है कि मुख्य सेनापति की आत्महत्या ने खूनी साम्राज्य सेना के मनोबल पर गहरा प्रभाव डाला है। खूनी साम्राज्य ने अब आक्रमण करना बंद कर दिया है, जो हमारे लिए एक मूल्यवान सांस लेने का अवसर है। वर्तमान में वॉलॉक किले की रक्षा सुविधाएं, विशेष रूप से शहर की दीवारें, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हैं। मरम्मत कार्य शीघ्रता से किया जाना चाहिए। साथ ही सामरिक सामग्रियों, तीरों, पत्थरबाजों और आक्रामक पौधों की दैनिक खपत भी काफ़ी अधिक है। हमें जल्द से जल्द इनकी पूर्ति करनी चाहिए। किसी भी हालत में मौजूदा स्थिति हमारे लिए फ़ायदेमंद है। स्टिलर ने आशावादी रुख दिखाया। हम अफवाहें फैला सकते हैं, एलियस की मौत का जिम्मेदार युवा राजकुमार को ठहरा सकते हैं और दुश्मन के सैन्य मनोबल को और कमज़ोर कर सकते हैं। अगर हम इस किले की रक्षा में उनके मनोबल को और कमज़ोर कर सकें, तो खूनी साम्राज्य की सेना निश्चित रूप से आगे हमला नहीं कर पाएगी। स्टिलर को नहीं पता था कि उसकी अफवाह असल में सच थी। बूढ़े कोवेन ने अपनी राय रखी, मुझे लगता है कि एलियस की मौत थोड़ी अजीब है। क्या ये दुश्मन की चाल हो सकती है? शिया ने जॉर्ज पर नज़र डाली। जनरल जॉर्ज, मुझे बताइए आप क्या सोचते हैं? एलियस की मौत का कारण चाहे जो भी हो, हमें बस बदलावों पर प्रतिक्रिया देनी है। जॉर्ज ने भौहें चढ़ाईं। मुझे एक बात की चिंता है। अगर दुश्मन लंबे समय के बाद भी वॉलॉक किले पर कब्जा नहीं कर पाता, तो सम्राट, जो अपने सभी कुलीनों के साथ साम्राज्य को खत्म करने पर तुला हुआ है, क्या करेगा? ये वाक्य सुनते ही सब लोग चुप हो गए। माहौल बेहद गंभीर लग रहा था। मैं आप सभी को दो बातें बता सकती हूँ। शिया जानती थी कि उसे बोलना ही होगा। पहली, एक बहुत शक्तिशाली गुप्त हथियार है जिसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इसे फिलहाल गुप्त रखूंगी। दूसरी, मुझे कुछ दिन पहले प्रिंस कंसोर्ट अगुइल का संदेश मिला था। डार्क शैडो एम्पायर में दूत दल की यात्रा के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण प्रगति की है। गुप्त हथियार और डार्क शैडो साम्राज्य की खबर सुनकर सभी तरोताज़ा हो गए और शिया धीरे से खड़ी हुई। सब लोग, जब विद्रोही ओब्सीडियन ने डार्क मून पर धर्मयुद्ध किया था, तो डार्क मून की सैन्य शक्ति और ताकत कहीं कमज़ोर थी। ऐसी विकट परिस्थिति में भी मैंने हार नहीं मानी और अंततः ओब्सीडियन को हराकर सिंहासन पुनः प्राप्त कर लिया। हमारी वर्तमान सैन्य शक्ति और रक्षा शक्ति के साथ निराशा का कोई समय नहीं है। एकता और निडरता ही विजय का एकमात्र मार्ग है, समझे? सभी सेनापति खड़े हो गए। हम महाराज की सेवा करने को तैयार हैं। शिया ने कुछ शब्दों से सैन्य मनोबल को स्थिर किया और उसने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उसे उस आदमी की याद आई जो दूर किसी दूसरे साम्राज्य में था। उसे उस गर्मजोशी भरे आलिंगन और मजबूत बाहों की याद आई। चेन रूई को पता नहीं था कि वॉलॉक किले में क्या हुआ था। उसने अभी अभी एक पुरुष और महिला के बीच एक अनोखी लड़ाई समाप्त की थी। ये युद्ध भयंकर और लंबा चला। दोनों ही भूल गए कि उनके कितने चरमोत्कर्ष हुए थे।
निर्वाण की चिंता में चेन रुई इन 2 दिनों में सो नहीं पाया था। पूरी तरह से भड़की हुई वासना के बाद वह अंततः उसे रोक नहीं पाया और गहरी नींद में सो गया। वह स्तब्ध होकर अपनी आंखें खोलना चाहता था, लेकिन उसमें ताकत नहीं थी और वह आंखें बंद भी नहीं कर पा रहा था। वह बस इसी स्तब्ध अवस्था में रह सकता था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पंख लग गए हों और वह आग जैसे लाल आकाश में उड़ रहा हो। तभी एक जानी पहचानी और अपरिपक्व आवाज़ सुनाई दी, डैडी, डैडी। चेन रुई इस आवाज़ को कभी नहीं भूल सका और वह तुरंत चिल्लाया, डोडो। पापा। अपरिपक्व महिला की आवाज़ धीमी पड़ गई, डोडो। चेन रुई ने अचानक आंखें खोलीं। पता चला कि यह सिर्फ एक सपना था। वह अभी भी जादुई झोपड़ी वाले कमरे में बिस्तर पर नंगा लेटा हुआ था। कमरे में सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं बल्कि हर जगह भोग विलास के निशान बचे हुए थे। खुशकिस्मती से कैथरीन के साथ सेक्स करना कोई सपना नहीं है। अजीब बात यह है कि कैथरीन वास्तव में गायब हो गई। चेन रुई अचंभित रह गया और जल्दी से कपड़े पहन लिए। जादुई झोपड़ी तक पहुंचने के बाद उसने गुफा के बाहर खुली जगह पर एक विशाल लाल रोशनी वाला कोकून देखा। प्रकाश का कोकून बहुत मोटा था। चेन रुई अंदर क्या था ये तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन प्रकाश के कोकून के चारों ओर प्रवाहित हो रही अतुलनीय ऊर्जा को वह साफ महसूस कर सकता था। हालांकि निर्वाण जैसी यह ऊर्जा उसे एक सुखद और गर्माहट का एहसास दे रही थी। ऊपर आसमान में काले और लाल रंग के अजीबोगरीब बादलों की परतें थीं, मानो उन्हें कोई विशाल शक्ति खींच रही हो। धीरे धीरे वे एक भंवर का रूप ले रहे थे जो एक अद्भुत दृश्य था। कैथरीन पहले ही सबसे कठिन ज्वाला स्नान सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है और अब कोकून तोड़ने का आखिरी चरण होना चाहिए। चेन रुई शांत हो गया और धैर्यपूर्वक अपनी रक्षा की। आकाश में बादलों का घूमना तेज होने लगा क्योंकि प्रकाश का कोकून थोड़ा कांपने लगा। एक क्लिक के साथ शुद्ध ऊर्जा का प्रकाश कोकून एक दरार के रूप में प्रकट हुआ। दरार धीरे धीरे फैलती गई और अंततः एक दरार बन गई। जैसे ही यह अंतराल दिखाई दिया, चेन रुई को लगा कि जीवन की एक अत्यंत शक्तिशाली सांस उसके चेहरे की ओर तेजी से दौड़ रही है और पूरे पर्वत क्षेत्र को भर रही है। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दानव अधिपति के स्तर को पूरी तरह से पार कर लिया हो। आसपास के पौधे उस सांस के प्रभाव से प्रकृति के नियम के विरुद्ध उग आए और अंकुरित हो गए। यहाँ तक कि मुरझाए हुए पत्ते भी फिर से उगने लगे। धमाका! प्रकाश का कोकून आखिरकार फट गया और एक लाल रोशनी सीधे आसमान में चमक उठी। आसमान में बादल मानो लाल रोशनी में समा गए और पलक झपकते ही गायब हो गए। उसी समय चेन रुई को एक विशाल काला फीनिक्स अपने पंख फैलाकर आसमान की ओर एक स्पष्ट चहचहाहट करता हुआ दिखाई दिया। लाल रोशनी और फीनिक्स का भ्रम धीरे धीरे सिकुड़ता गया। उड़ते हुए प्रकाश कोकून के टुकड़े स्वतः ही मिलकर एक जोड़ी खूबसूरत पंखों में बदल गए, जो फिर आकृति के पीछे दिखाई देने लगे। यह एक लड़की थी, सिर्फ 7-8 साल की, काले बाल और काली पुतलियां। वह पूरी तरह से नंगी थी, उसकी त्वचा जैद जैसी चिकनी थी और उसका रूप बेहद नाजुक था। उसकी भौहें और माथा कैथरीन से कुछ कुछ मिलते जुलते थे। वह सचमुच एक खूबसूरत छोटी सी लोली थी। फिर नन्ही लोली नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से लंबी होने लगी। पलक झपकते ही वह लगभग 14 साल की लड़की बन गई और उसके पंख एक लंबी सजी हुई स्कर्ट में बदल गए। कुछ समय बाद वह कई साल बड़ी हो गई। उसका चेहरा और आकृति धीरे धीरे परिपक्व होती गई। अंततः उसका रूप लगभग 28 साल का हो गया। राजसी सौंदर्य और स्वभाव भी पहले से थोड़ा बेहतर लग रहा था। यह एक सफलता है। 5वां निर्वाण। चेन रुई छोटी लोली से शाही बहन तक के तेज विकास को देखकर दंग रह गया। विश्लेषणात्मक आंखों में डेटा फिर से बदल गया। जाति, वासना, शाही परिवार, व्यापक शक्ति मूल्यांकन SS, शारीरिक बनावट SS, ताकत SS, आत्मा SS, गति SS। विश्लेषण ऑफसेट, आत्मा, जादू और आध्यात्मिक क्षति, कठपुतली नियंत्रण, निर्वाण की शक्ति 5 और आग फीनिक्स आशीर्वाद को बहुत कम करता है। खतरे की डिग्री, अत्यंत खतरनाक। अध्याय 750, मत भूलना। कैथरीन के चेहरे पर भी थोड़ी हैरानी के भाव थे। हालांकि निर्वाण व्यक्ति की शक्ति में काफ़ी सुधार ला सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रभाव शरीर और आत्मा में गुणात्मक परिवर्तन लाना था, जिससे स्थिर नींव में काफ़ी सुधार हो सकता था और रुकावटें आसानी से टूट सकती थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे सीधे राज्य स्तर पर पदोन्नत कर दिया जाएगा। इस बार उसने मृत्यु के बोध के साथ निर्वाण की शुरुआत की, लेकिन 5वां निर्वाण, जिसने असमोडियस राजपरिवार के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को पतन के लिए प्रेरित किया था, अप्रत्याशित रूप से सहज था। बेशक ये एक सुगमता वास्तव में चेन रुई द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी निर्वाण की ज्वाला को उसके साथ मिलाने के बाद हुई थी। हालांकि इसका विशिष्ट कारण अज्ञात था। ये निश्चित था कि इस व्यक्ति के बिना वह अनगिनत पूर्वजों की तरह ज्वाला स्नान में नष्ट हो जाएगी। बधाई हो। चेन रुई की मुस्कान देखकर महारानी खुद को शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सकी, ये सोचकर कि कुछ देर पहले वे दोनों स्नेह से एक दूसरे के साथ रुके थे। उन्होंने अपनी नज़र पीछे जादुई झोपड़ी पर घुमाए और हाथ हिलाकर उसे थाम लिया।
दो आवाजें एक साथ सुनाई दीं। पहले आप बोलें, वे फिर एक स्वर में बोले। इस समय वे दोनों चुप थे और माहौल कुछ देर के लिए थोड़ा अजीब सा हो गया था। अब उनमें वो आत्मीयता और निकटता नहीं थी जो पहले एक दूसरे के लिए पूरी तरह से खुले होने पर थी। पहले मुझे बात करने दो, कैथरीन ने पहले गतिरोध तोड़ा और चेन रुई की आंखों में देखते हुए कहा, हमें अपने बीच की बातें घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस पूछूंगी कि क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे। ये वाक्य एक अच्छा उत्तर लग रहा था, लेकिन चेन रुई समझ गई कि उसका क्या मतलब था। यह एक बहुविकल्पीय प्रश्न था, पुराने ज़माने के बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि यह पहले होता तो चेन रुई उसे बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दे सकता था, लेकिन इस घटना का अनुभव करने के बाद वह अब निर्णायक नहीं हो सकता था क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए अत्यधिक विरोधाभास में पड़ गया था। मुझे पता है कि इससे आपके लिए चुनाव करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। कैथरीन ने आह भरी, दूसरे लोग कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप उसके और मेरे बीच केवल एक को ही चुन सकते हैं। साम्राज्यों के बीच विशुद्ध स्वार्थ का रिश्ता था। सर्वोच्च शासक होने के नाते जो साम्राज्य के हितों का प्रतिनिधि था, चाहे वह शिया हो या कैथरीन, वे एक दूसरे के केवल शत्रु ही हो सकते थे, सच्चे मित्र नहीं। जब तक समय और परिस्थितियां अनुकूल होती, दोनों एक दूसरे से बेरहमी से लड़ते रहते। चेन रुई को चुपचाप अपना सिर झुकाते देख कैथरीन ने अपनी नज़रें नीची कर ली। इस निर्वाण ने मुझे राज्य स्तर तक पहुंचा दिया है। जब तक मैं अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट को पूरी तरह से नियंत्रित करता हूं, तब तक राइजेन भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डार्क शैडो साम्राज्य की ताकत फॉलन एंजल साम्राज्य से भी ज्यादा है। जो वह तुम्हें दे सकती है वह मैं तुम्हें दे सकता हूं, और जो वह तुम्हें नहीं दे सकती वह भी मैं तुम्हें दे सकता हूं। ऐसी रुचियां और शर्तें तुम्हें शायद घृणास्पद लगें, लेकिन मैंने जो कहा वह सच है। इसके अलावा तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता कोई रुचि नहीं है, लेन देन तो दूर की बात है। मैं समझ गया। चेन रुई ने अपना सिर उठाया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे वॉलॉक किले की ओर दौड़ना होगा क्योंकि शिया वहां खूनी साम्राज्य के 60 लाख कुलीनों का सामना कर रही है और स्थिति काफी खतरनाक है। अगर तुम होते तो मैं भी बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाता। यह जवाब सिर्फ बचने या खुद को धोखा देने के लिए है। कैथरीन ने सिर हिलाया और उसे गहरी नज़रों से देखा। अगर मैं ही 60 लाख कुलीनों का नेतृत्व करूं तो क्या होगा? अगर मैं इस बार साम्राज्य के फायदे के लिए उसके साथ मिल भी जाऊं तो अगली बार क्या होगा? तुम मन ही मन जानते हो कि वह और मैं सिर्फ हम नहीं हैं। हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे और देर सवेर मौत से लड़ेंगे। चेन रुई कुछ देर चुप रहा, फिर वह कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे अब इसका पछतावा है। मुझे पछतावा है कि मेरी पहली उपस्थिति डार्क शैडो एम्पायर में नहीं बल्कि डार्क मून एस्टेट में हुई थी, और मुझे पछतावा है कि मैं साइलेंट नाइट वेटलैंड के बाद तुम्हें ढूंढने डार्क शैडो एम्पायर नहीं गया। मुझे पछतावा है कि मैंने मरने का नाटक किया और क्रिस्टल वैली से भाग गया। अगर मैं उस समय ज्यादा दृढ़ निश्चयी होता तो शायद आज हम इतने खुश होते। ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे को कई बार मिस कर चुके हैं। कैथरीन की आंखों में हल्की उदासी दिखाई दी। दुर्भाग्य से अगर आपने इसे मिस किया है तो आपने इसे मिस किया है। मुझे लगता है कि मैं पहले से ही आपकी पसंद जानती हूँ। कैथरीन, मैं ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें कोई विकल्प दूंगी। कैथरीन की आवाज़ धीमी होते ही वह हाथ बढ़ाते हुए तुरंत उसके सामने आ गई। चेन रुई की पलकें हल्की सी झपकी, लेकिन वह हिला नहीं। कैथरीन का हाथ चेन रुई के चेहरे पर ऐसे सहला रहा था मानो वह किसी अनमोल चीज को सहला रही हो। उसकी तारों जैसी आंखें झट से धुंध से ढक गईं और वह उसे रोक नहीं पाए। उसके चेहरे से एक क्रिस्टल सी आंसू की बूंद धीरे धीरे फिसल गई। चेन रुई का दिल कांप उठा। वह उसका हाथ थामना चाहता था पर थाम नहीं सका। वह गर्म हाथ एक प्रेत में बदल गया जो पहुंच से बाहर था। लगभग एक छाया की तरह कैथरीन की आकृति दूर तक धुंधली हो गई थी। मुझे भूल जाओ, इतना कहते ही उसके चेहरे पर एक पर्दा पड़ गया। पलक झपकते ही वह आकृति एक प्रकाश की धारा में बदल गई और किसी टूटते हुए तारे की तरह हवा में उड़ गई जो वापस नहीं आएगा। इसमें कोई धमकी, हिरासत या हत्या जैसी कोई बात नहीं थी, केवल दो सरल शब्द थे। क्योंकि यहाँ वह स्वयं को साम्राज्य की शासक कैथरीन द ग्रेट के बजाय क्रिस्टीना, आइसिस और एक ऐसी महिला के रूप में देखती है जो उससे प्रेम करती थी। आपके और मेरे बीच कोई हित नहीं है, लेन देन तो दूर की बात है। मुझे मत भूलना, मुझे भूल जाओ। चेन रुई की आंखें लाल थीं और उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया, कैथरीन। इस आवाज से रोशनी की धार तेज हो गई और घूंघट पर गीले निशान और भी बड़े होते गए। वह तेजी से उड़ भी रही थी तो भी उसे सुखाया नहीं जा सकता था। 2 साल पीछे से उस आदमी की हताश चीख सुनाई दी, लेकिन कैथरीन ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी आंखों से आंसू बहने दिए, क्योंकि इस जगह से जाने के बाद उसके सारे आंसू और सारी भावनाएं सील हो जाएंगी। क्योंकि वह कैथरीन थी, अस्मोज, डार्क शैडो साम्राज्य की शासक। चेन रुई की मुट्ठियों के पोस सफ़ेद हो गए हैं। ताकत, मुझे और भी ज्यादा ताकत चाहिए।
न सिर्फ व्यक्ति की कठोर शक्ति बल्कि वह कोमल शक्ति भी जो पूरे दानव क्षेत्र को प्रभावित और नियंत्रित कर सके। कैथरीन, मेरा इंतजार करो। शून्य में एक चमकता हुआ नीला प्रकाश द्वार प्रकट हुआ। चेन रुई ने उस दिशा की ओर देखा जहां प्रकाश की धारा गायब हो गई थी और प्रकाश द्वार में गायब होने से पहले फुसफुसाया। दिन प्रतिदिन समय बीतता गया। यद्यपि महान राजकुमार अलियस की मृत्यु ने गुस्ताव और टेरिस की कमान के तहत खूनी साम्राज्य सेना की सैन्य भावना पर काफी प्रभाव डाला, लेकिन उनका मनोबल जल्दी ही बहाल हो गया और उन्होंने वॉरलॉक किले पर भयंकर हमला जारी रखा। भयंकर आक्रमण और बचाव में दोनों पक्षों ने लगभग सभी हथकंडे अपना लिए। वॉरलॉक किला कई बार ढहने के कगार पर पहुंच गया, लेकिन वह खड़ा रहा। दोनों पक्ष गतिरोध की स्थिति में पहुंच गए और रस्साकशी में उलझ गए। टेरिस का धैर्य अलियस से कहीं बेहतर था और उसके तरीके ज्यादा परिष्कृत थे। उसने संख्या और युद्ध शक्ति का पूरा फायदा उठाकर लंबे युद्ध में वॉरलॉक किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कई दौर के आक्रमण और बचाव के बाद वॉरलॉक किले की सैन्य और साजो सामान की खपत काफी ज्यादा हो गई थी, यहां तक कि वे कई बार बेहद खतरनाक स्थिति में भी फंस गए। हालांकि डार्क शैडो साम्राज्य की अगुइले की कूटनीतिक यात्रा के बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए फॉलन एंजल साम्राज्य की सैन्य भावना अनिवार्य रूप से डगमगाने लगी। कई सेनापतियों ने भी अपनी उम्मीदें उस हथियार पर टिका दी जिसे शिया गुप्त हथियार कहती थीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वॉरलॉक किले के लिए दुश्मन के अगले हमले का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल फॉलन एंजल साम्राज्य की सेना खूनी साम्राज्य की सेना के साथ गतिरोध बनाए रखने के लिए भू राजनीतिक खतरों पर निर्भर थी। सामान्य युद्ध के माहौल में फॉलन एंजल साम्राज्य की सेना किसी भी तरह से खूनी साम्राज्य के कुलीन वर्ग की विरोधी नहीं थी। एक बार वॉरलॉक किला हार गया और व्हाइट फेदर एस्टेट पर कब्जा कर लिया गया तो ये सीधे फॉलन एंजल कैपिटल का रास्ता खोलने के बराबर था। खूनी साम्राज्य सेना सीधे आगे बढ़ेगी और पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर देगी। इस स्थिति में शिया अंततः चुप नहीं रह सकी और उसने एक घातक चाल चली। इस मारक चाल को जहरीला वज्र कहा जाता था। इसका प्रक्षेपक एक अपेक्षाकृत साधारण गुलेल था, लेकिन गोला बारूद जादुई ईंधन से लिपटा कोई पत्थर नहीं बल्कि विशेष गोल पत्थर के गोले थे। इस तरह के पत्थर के गोले जमीन पर गिरने के बाद सामान्य ज्वाला उल्काओं की तरह फट जाते थे, लेकिन ये पत्थर नहीं फटते थे बल्कि फैलती हुई जहरीली गैस होती थी। इस जहरीली गैस में मौजूद जहर बिल्कुल भी साधारण नहीं था। एल्दास ने इसे पैग्लियो के जहर के आधार पर विकसित किया था। ये शक्तिशाली बैलिस्टा से छोड़े गए फटे तीर में मौजूद जहर से 100 गुना ज्यादा जहरीला था। एक बार जब यह भयानक जहर फैल जाता तो रेंज में मौजूद सैनिकों को जहरीला नुकसान पहुंचता और साधारण विषरण औषधि भी इसका इलाज नहीं कर पाती। यांत्रिकी द्वारा निर्मित जादुई क्रिस्टल तोपों, हथियारों, कवचों और अन्य मारक उपकरणों की तरह औषधि विज्ञान भी अंततः युद्धभूमि में जीवन की फसल उगाने में अग्रणी बन गया। यह न केवल विज्ञान की लाचारी थी बल्कि मानव स्वभाव की भी लाचारी थी। इस तरह के जहरीले वज्र के प्रहार से खूनी साम्राज्य की घेराबंदी करने वाली सेना को भारी क्षति हुई। अगले 3 दिनों तक कोई हमला नहीं हुआ। चौथे दिन टेरिस ने अंततः एक मारक चाल का प्रयोग किया। खूनी साम्राज्य सेना ने हवाई सेनाएं भेजीं। 2 मुख्य सेनाओं, पवन ड्रैगन सेना और खूनी शेर सेना के अलावा हवा में एक अजीब चीज दिखाई दी। यदि चेन रुई यहाँ होते तो वह निश्चित रूप से चिल्लाते, ए शिप। हाँ, यह हवाई जहाज ही था। इसकी शक्ति प्रणाली जादुई क्रिस्टल थी और इसका रूप रंग डार्क एलिमेंटल किंग द्वारा अमृत सागर में इस्तेमाल किए गए क्रिस्टल जैसा था। सैकड़ों हवाई जहाज थे। जैसे ही वे प्रकट हुए उन्होंने तुरंत भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। हवाई जहाज़ों का हमला आसमान से गोता लगाने जैसा नहीं था बल्कि गोलाबारी जैसा था। जादुई बम वॉरलॉक किले पर गिरे जिससे मूल रूप से टूटे हुए किले में छेद हो गए। आसपास के सैनिक या तो मर गए या बुरी तरह घायल हो गए। धनुष बाण या गुलेल उन ऊंचे शत्रुओं पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि जहरीले वज्र भी इससे अछूते नहीं थे। चूंकि हवाई पोत की रक्षा करने वाले 2 खूनी साम्राज्यों की हवाई सेना की युद्ध शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए गिरे हुए देवदूत साम्राज्य की हवाई सेना हवाई पोत को नष्ट करने के लिए उसमें सेंध नहीं लगा सकी। वॉरलॉक किले के सैनिकों को केवल भारी क्षति के साथ निष्क्रिय रूप से हराया जा सका। अधिकांश अचल जहरीले वज्र और गुलेल नष्ट हो गए। नीचे पगलियो खुद को रोक नहीं पाया। वह एक अजगर में बदल गया और आकाश में उड़कर हवाई जहाज समूह की ओर दौड़ पड़ा। ये पहली बार नहीं था कि जहरीला अजगर दिखाई दिया था, इसलिए खूनी साम्राज्य उसके आगमन के लिए पूरी तरह तैयार था। दर्जनों आकृतियां उड़कर जहरीले अजगर को घेर लेती थीं। ऑगलस से सलाह मिलने के बाद से पगलियों की ताकत में बड़ी उछाल आई थी। डोडो की प्रेरणा के साथ वह आखिरकार एस जोड़ के स्तर पर पहुंच गया, जो कि राज्य विहीन होने से बस एक कदम दूर था। हालांकि जहर वाले ड्रैगन की निगाहें बहुत गंभीर थीं क्योंकि इन लोगों की ताकत वास्तव में दानव अधिपति थी और उनमें से कम 10 दानव अधिपति के चरम चरण में थे।
उसी समय किले की दीवार पर तैनात रक्षक सैनिकों के सामने बड़ी संख्या में पैदल सेना और घेराबंदी के उपकरण दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था कि इस बार टेरिस ने न केवल गुप्त हथियार वाले हवाई जहाज़ों को भेजा, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर फॉलन एंजल साम्राज्य की रक्षा पंक्ति को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया। शिया और नीचे किले में मौजूद बाकी लोगों को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक के बाद एक आकृतियां हवा में उड़ने लगीं। सबसे भयंकर युद्ध जो वॉरलॉक किले के अस्तित्व को प्रभावित करेगा, शुरू होने वाला था।